हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म प्रोग्रेशन एकेडमी पर, जहां पर हम आज से स्टार्ट करेंगे स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर के लिए मैथ्स और सांख्यिकी। तो मैथ्स और सांख्यिकी स्टार्ट करने के लिए आज हमारी ये पहली क्लास होने वाली है और पहली क्लास में हम सबसे पहले सांख्यिकी से स्टार्ट करेंगे। जहां इस सांख्यिकी से स्टार्ट करने के लिए हमारे पास में सबसे बड़ा रीजन ये है कि कल मैंने आपको बताया था सिलेबस डिस्कशन में कि पिछली जितनी भी वैकेंसी हुई है, हर वैकेंसी में सांख्यिकी से 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। पहली चीज तो ये कि एक अकेले टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरी चीज ये, मैथ्स में सांख्यिकी देखा जाए तो आपके बाकी के चारों टॉपिकों की तुलना में सांख्यिकी सबसे आसान टॉपिक रहेगा। अगर आपने इसको कर लिया, ये सारी क्लासेस के क्वेश्चन कर लिए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारे पैटर्न आपको मिलेंगे, हूबहू क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पैटर्न यही होते हैं, क्वेश्चन यही होते हैं। क्वेश्चन चाहे थ्योरेटिकल पूछे, चाहे न्यूमेरिकल पूछे, चाहे कैलकुलेशन वाला पूछे, चाहे सारणिकल पूछे, आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, इसमें जो यहाँ पे क्लासेस में कराया जा रहा है उन क्लासेस में आपको सारे क्वेश्चंस की मैक्स से मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाई जाएगी और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो भी आपको क्लासेस में देखने को मिल जाएंगे। सांख्यिकी की अकेली 8 से 9 क्लास होगी, बस आपको बने रहना है हमारे साथ में। एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिल्कुल बेसिक से क्लास ले रहे हैं तो आपको 2 चीज करनी। क्या 2 चीज नहीं करनी? एक तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जो आप ये करते हैं ना, ये डबल टैप करके 10 सेकंड 20 सेकंड आगे निकल दिए, उस 10 सेकंड अगर आपने आगे बढ़ा दिया तो वहां क्या बोला था उसके लिए आपको वापस 20 सेकंड पीछे आना पड़ेगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज ये कि स्पीड आपको 1.25 या 1.5 गुना बिल्कुल नहीं करनी। 1.25 1.5 गुना 2 गुना, इससे आपका टाइम तो बच जाएगा लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। वैसे भी मेरी स्पीड तेज ही होगी, जैसा नॉर्मल स्टूडेंट को लगता है कि भाई कि हमें थोड़ा तेज सुनने की आदत है, लेकिन वो वैसे ही मेरी स्पीड तेज रहेगी, नॉर्मल से थोड़ी तेज रहेगी। आपको तेज करने की जरूरत नहीं है। बस 2 चीज, आपको स्किप नहीं करना, स्पीड तेज नहीं करनी। चाहे तो आपको अगर क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन आने पर आप उसको क्लास को रोक करके एक बार खुद अपने पेन पेपर लेकर के बैठना है, आपको खुद अपने हाथों से सोल्व कर लेना है। बाकी नोट्स आपको सब प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे क्लासेज में, वीडियो के बगल में पीडीएफ में आपको सारे क्लासेज नोट्स, सब कुछ क्लास के नोट्स और पीडीएफ भी दोनों आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारी फर्स्ट क्लास, सांख्यिकी की पहली क्लास। पहली क्लास में हम आज की क्लास में कवर करेंगे 3 बिंदु। पहला बिंदु होगा आंकड़ों का संग्रहण, कि आंकड़े कलेक्ट कैसे किए जाते हैं, आंकड़े क्या होते हैं, कैसे कलेक्ट किए जाते हैं। दूसरा टॉपिक होगा प्रस्तुतिकरण और तीसरा होगा ग्राफिकल निरूपण, यानी कि उसको ग्राफ पे किस तरीके से उसको बताया जाता है, कि ग्राफिकल निरूपण किस तरीके से किया जाता है। तो ये तीनों टॉपिक आज हम करते हुए चलेंगे। सबसे पहले आपको इसके अंदर ये पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है, क्या आंकड़े होते हैं, क्या उनका ग्राफिकल निरूपण होता है, उनके मतलब से इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको ऐसा लगेगा कि ये मैथ्स का क्वेश्चन तो कहीं से नहीं दिख रहा, यानी कि आपको सीधे सीधे थ्योरी पूछी जाएगी कि इनमें से कौन सा प्राथमिक आंकड़ा है, कौन सा द्वितीयक आंकड़ा है। सिर्फ सोच पे बेस्ड, केवल आपको उन शब्दों का मतलब पता होना चाहिए और उन शब्दों की परिभाषा अगर आपको पता है तो उससे बेसिक आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बस केवल आपको समझते हुए चलना है कि आंकड़े और आंकड़ों का संग्रहण क्या होता है। तो आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े समंक के इंग्लिश में बोलते हैं इसको डाटा। डाटा क्या? कोई सा भी मैथमेटिकल नंबर, जो आपसे कुछ भी पूछे जाए कि आप सुबह कितने बजे उठते हो तो आपका आंसर होगा 5 बजे। आप कितने बजे सोते हो तो उसका आंसर होगा 10 बजे। आप कितने भाई बहन हो तो कि हम 3 भाई बहन या 2 भाई बहन है। तो ये जो भी आप आंसर दे रहे हो ये सब मैथमेटिकल नंबर में दे रहे हो, ये होते हैं आंकड़े। यानी कि डेफिनेशन क्या हो गई कि तथ्यों का वह समूह जिन्हें संख्याओं में व्यक्त किया जा सके। संख्याओं में जैसे 2 3 5 10 कितनी भी संख्याएं, 1000 2000, कि आपकी जेब में कितने रुपए कि 5000। तो ये सब क्या होगा आपके पास में आंकड़े। जो भी डाटा आपने दिया आंसर में वो आंकड़े होते हैं। हिंदी में आंकड़े और इंग्लिश में डाटा। अब आंकड़ों का संग्रहण की कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों का संग्रहण किस किस प्रकार से किया जा सकता है, इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंकड़ों का संग्रहण किस किस तरीके से किया जा सकता है। आंकड़ों का संग्रहण सबसे पहले तो आंकड़े 2 तरीके के होते हैं। एक तो प्राथमिक आंकड़े यानी कि प्राइमरी डाटा, दूसरा होता है द्वितीयक आंकड़े यानी कि सेकेंडरी डाटा। अब प्राइमरी आंकड़े या प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं? कि वे आंकड़े जो अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार एवं नए सिरे से सीधे ही एकत्रित कर लिए जाते हैं। कि जो अनुसंधान करता है, जो आंकड़े इकट्ठे कर रहा है, अनुसंधान करता मतलब जो डाटा इकट्ठा कर रहा है, उस डाटा इकट्ठा करने वाले के द्वारा डायरेक्ट वो आंकड़े इकट्ठे किए जाए, वो तो होंगे आपके पास में प्राथमिक आंकड़े। जैसे कि किसी टीचर को भेजा जाए, वो क्लास में जाकर के स्टूडेंट से पूछता है कि भाई 10th में किस किस के 70% से अबव है, अपना हाथ ऊपर करो। तो वो जैसे 4 बच्चों ने हाथ ऊपर किया कि 70% से अबव 4 के हैं। फिर पूछे कि
किसके 90% से अबव है तो किसी का एक का हाथ ऊपर हुआ तो ये एक, अगर वो उनको लिखते हुए चल रहा है तो वो उस टीचर के लिए वो हो गए प्राथमिक आंकड़े। जैसे आपके घर पे जनगणना वाले आते हैं, जनगणना वाले आपसे पूछते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं है, कितने महिलाएं, कितनी पुरुष हैं, वो चीज वो डायरेक्ट उसको कलेक्ट करते हुए चल रहे हैं। वो जो कलेक्शन कर रहे हैं वो आपका हो गया, उनके लिए क्या हो गया, वो प्राथमिक आंकड़े। ठीक है। और इसी तरीके से द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं कि वे आंकड़े जो अन्य व्यक्तियों या समूह द्वारा पहले एकत्रित कर लिए गए हैं और प्रकाशित कर लिए गए हैं, अब उन डाटा का उपयोग किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाए। जो पहले से प्रकाशित आंकड़े, पहले से प्रकाशित हो चुके आंकड़ों का उपयोग दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाए, तब वो हो जाएंगे द्वितीयक आंकड़े या सेकेंडरी डाटा। कैसे कि देख लीजिए, वे आंकड़े जो अन्य व्यक्तियों संस्थाओं द्वारा एकत्रित या प्रकाशित किए जा चुके हैं और अनुसंधानकर्ता द्वारा समंकों का प्रयोग करता है, वो होते हैं आपके सेकेंडरी डाटा। जैसे कि आपके पास में जनगणना के डाटा आपके पास में बुकलेट में प्रकाशित हो चुके, या आप समझ लीजिए आर्थिक समीक्षा में आपके पास में डाटा आता है, हर साल आर्थिक समीक्षा में डाटा आता है, तो डाटा आपके पास प्रकाशित हो चुका, बुकलेट में आपके पास में आ चुका, या न्यूज़पेपर में कोई डाटा आ चुका कि इतने इतने लोग ये हैं, जो भी कुछ किसी भी बारे में आपके पास डाटा आ चुका, उनका उपयोग आप किसी और चीज में कर रहे हैं, उनका उपयोग करके आप कुछ बता रहे हैं, या न्यूज चैनल पे कोई समाचार के अंदर कोई डाटा आपके पास में दिया हुआ है, कोई टेबल दी हुई है, कोई सारणी दी हुई है, जो भी आपके पास में आंकड़े पहले से प्रोवाइड करवा दिए गए हैं किसी के द्वारा, उसका उपयोग आप किसी और चीज के लिए कर रहे हैं, वो हो जाएंगे आपके पास में द्वितीयक आंकड़े। ये इनके एग्जाम्पल्स होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राथमिक आंकड़े के एग्जाम्पल क्या होते हैं कि जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण द्वारा इकट्ठा किया जाए, वो होते हैं आपके पास में प्राथमिक आंकड़े। फिर सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवा करके, जैसे कि सूचकों, जैसे स्टूडेंट्स को एक एक अनुसूची दे दे, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हो और उसके द्वारा उसको भरवाया जाए, एक एक स्टूडेंट उनको भरे और फिर वो कलेक्ट करे, तो वो आपके पास में हो जाएगा सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवा करके, ये भी प्राथमिक आंकड़े हो गए। फिर संवाददाताओं से सूचना भरवा करके, उसी तरीके से संवाददाताओं से उनसे खुद की कोई डिटेल भरवा रहे हैं, कोई चीज पूछ रहे हैं, तो वो भी हो जाएंगे आपके पास में प्राथमिक आंकड़े। और फिर प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरवा करके, इस तरीके से ये जो आपने कलेक्शन किया ये हो गए प्राथमिक आंकड़े। जैसे कि एग्जाम्पल, किसी से आप अपने उसके आय व्यय का ब्यौरा पूछ रहे हैं कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब कितनी तो उनकी कमाई है, कितना उनका खर्चा है, तो आय व्यय का ब्यौरा उनका अध्ययन कर रहे हैं, आप उनको लिख रहे हैं अपने पास में, किसी से पूछ रहे हैं या लिख रहे हैं, किसी से सिर्फ पूछ रहे हैं, तो ये तो हो गए आपके लिए प्राथमिक आंकड़े। इसी तरीके से द्वितीयक आंकड़े के एग्जाम्पल है कि सरकार द्वारा या किसी संगठन द्वारा प्रकाशित किए जा चुके आंकड़े, कि सरकार या किसी संगठन, जैसे मैंने बताया आर्थिक समीक्षा का डाटा है जो सरकार प्रकाशित करती है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे जनगणना का डाटा है, जनगणना का डाटा सरकार ने प्रकाशित कर दिया। अब जैसे 2011 की जनसंख्या हो चुकी, 2001 की भी थी, 2021 की भी आ जाएगी, तो इस तरीके से जो भी जनसंख्या का डाटा है वो जो प्रकाशित किया जा चुका उसका आप उपयोग कर रहे हैं, तो वो हो गया आपके पास में जनगणना के आंकड़े, अखबार, न्यूज चैनल, किसी भी तरीके से प्रकाशित किए जा चुके आंकड़े, ये हो गए आपके सेकेंडरी डाटा। सिर्फ डिफरेंस समझना है कि प्राइमरी डाटा क्या है और सेकेंडरी डाटा क्या है। प्राइमरी सेकेंडरी का आपने डिफरेंस समझ लिया तो क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है। क्वेश्चन में साफ साफ चार ऑप्शन दिए जाएंगे, ये पूछेंगे ये कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है। और इसी तरीके का क्वेश्चन आपके पास में नेक्स्ट 2011 में, फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा जा चुका है, 2 से 3 बार इस तरीके का क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जा चुका है। इसलिए मैंने कहा कि मैथ्स के सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, कुछ क्वेश्चन बेहद ईजी होते हैं, बस आपको सही चीज पढ़ने की जरूरत है। अगर आप सही चीज पढ़ेंगे तो आपके पास में क्वेश्चन करने की संभावना प्रबल बढ़ जाएगी, ठीक है। मुद्रित लिपियों से प्राप्त आंकड़ों को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन था कि मुद्रित लिपि से प्राप्त आंकड़ों को किस नाम से जाना जाता है। उम्मीद है अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, आपको काफी आसानी से आप सोच सकते हैं कि इसमें मुद्रित लिपियों द्वारा प्राप्त आंकड़े कौन से होते हैं। भाई जैसे कि पहले से मुद्रित लिपि, जो मुद्रित लिपि है, पहले से मुद्रित लिपि है, उसके द्वारा जो प्राप्त आंकड़े, जैसे कि आपको पता है कि जनगणना के आंकड़े मुद्रित लिपि, अखबार में कोई आंकड़े लिखे हुए हैं, तो इस तरीके से जो भी मुद्रित लिपि वाले आंकड़े हैं वो आपके पास में कहलाएंगे द्वितीयक आंकड़े, ठीक है। पहले से जो आपके पास में आंकड़े उपलब्ध है उनको मुद्रित लिपियों से प्राप्त आंकड़ों को क्या कहेंगे, द्वितीयक आंकड़े। चलेंगे आगे नेक्स्ट। अब हम देखेंगे कुछ बेसिक चीजें जो आपके पास में पूरी मैथ्स में काम आएगी, वो बेसिक चीजें यहीं से करते हुए चलेंगे ताकि आगे जहां पर भी प्रॉब्लम आएगी वो सारी चीजें काम आएगी। सबसे पहले जिसको नहीं पता वो अच्छे से देख ले कि आरोही क्रम क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा। आरोही शब्द छोटा है, अवरोही शब्द बड़ा है। आप समझ लो आरोही क्या है, छोटे से बड़ा। बढ़ता हुआ क्रम होता है जिसको हम लिख सकते हैं छोटे से बड़े की ओर। जब ये इस तरीके से छोटे से बड़े की ओर जब ग्राफ बढ़ता जाए तो यहाँ पे आपके पास में ये क्या होता है, आरोही क्रम। जैसे कि ये जो डाटा है, ये इसको अगर हम आरोही क्रम में जमाएं तो सबसे पहले यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 4 आ जाएगा, फिर कोई 6 दे रखा हो तो 6 आ जाएगा, या 8 या फिर 10। ये तो हो गया आपका
आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर। इसी तरीके से अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, घटता हुआ क्रम, घटता हुआ या बड़े से छोटे की ओर। अब घटता हुआ किस तरीके से, इस तरीके से, ये घटता हुआ क्रम, यानी कि इन्हीं को अगर हम अवरोही क्रम में जमाएं तो जैसे कि इनको अवरोही क्रम में जमाएंगे तो ये हो जाएगा 10 8 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। जिसको ये नहीं पता वो इसको ध्यान रखेंगे, आगे हमारे पास कई जगह इनका उपयोग आएगा। उसके बाद में परिसर, परास या रेंज। परिसर क्या होता है, एक ही इनके नाम है, परिसर भी बोल सकते हैं, परास भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में रेंज भी बोलते हैं। तो परिसर, परास या रेंज क्या होता है, अधिकतम मान जो भी आपको डाटा दिया हुआ है, जैसे कि ये डाटा दिया हुआ है, इस डाटा में से मैक्सिमम मान माइनस मिनिमम मान, यानी कि अधिकतम मान में से मिनिमम मान को घटाना है। जैसे कि इसको ही हम ज्ञात कर रहे हैं, तो अधिकतम हमारे पास में है 12 और मिनिमम है हमारे पास में 2। तो इन दोनों को जब हम 12 में से 2 घटाएंगे तो ये हमारे पास में रेंज आ जाएगी इसकी 10। ठीक है, ये सिंपल सिंपल चीज है कि आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है, रेंज, रेंज या परास क्या है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे बारंबारता। बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है, नाम से समझ में आ रहा है, बारंबारता कि बार बार कौन सी चीज कितनी बार आ रही है, ये उसकी बारंबारता होती है। बार बार यानी कि फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसको बोल सकते हैं रिपीटेशन, किस चीज का कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है वो उसकी बारंबारता होगी। कि जैसे कि कौन सा आंकड़ा कितनी बार आया है वही उसकी बारंबारता होगी। यहां पर हम देखेंगे कि जैसे 2 की कितनी बार बारंबारता है, अगर 2 की हम देखें तो 2 के लिए यहाँ पे 1 2 3, 2 यहाँ पे 3 बार आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम 4 को देखेंगे तो 4 यहाँ पे 1 बार आ रहा है, 3 को देखेंगे तो 3 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, और 6 1 बार आ रहा है, 5 1 बार आ रहा है, और 12 भी 1 बार आ रहा है। तो इस तरीके से इनकी यही बारंबारता हो जाएगी कि 12 की कितनी बारंबारता है कि 1, 2 की कितनी बारंबारता है कि 3। बारंबारता मतलब कितनी बार रिपीटेशन हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, यही उसकी बारंबारता होती है। बिल्कुल सिंपल सिंपल वर्ड है, आपको समझ में आना चाहिए कि बारंबारता क्या होती है, परिसर क्या होता है। ये वर्ड आपके पास है, पूरे चैप्टर में काम आएंगे। चलेंगे नेक्स्ट। अब जैसे कि ये आपके पास में डाटा दिया हुआ है, इसको 2 तरीके की सारणी होती है, एक तो होती है अवर्गीकृत और एक होती है वर्गीकृत। तो ये कैसे कैसे, जब वर्ग में बांट देंगे तो वो तो हो जाएगी वर्गीकृत। और अवर्गीकृत कैसे होगी, जब यहाँ x के मान इस तरीके से हैं 2 3 4 5 6, ये तो होगी अवर्गीकृत सारणी। सबसे पहले हम अवर्गीकृत सारणी को देखेंगे कि ये कैसे बना सकते हैं। कि जब हमारे पास में ये डाटा दिया हुआ होगा, जैसे ये डाटा दिया हुआ है, इससे हम अवर्गीकृत सारणी बना सकते हैं। वहां बनानी नहीं है, आपको केवल एक समझना है अवर्गीकृत सारणी क्या होती है, वर्गीकृत सारणी क्या होती है। आपको बनाने के लिए नहीं देगा, बिल्कुल भी आपको बनाने के लिए नहीं देगा। आपके पास में टेबल वेबल सब कुछ बनी बनाई आएगी, आपसे सीधा से कोई बेसिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस आपको थ्योरी ध्यान से समझनी है। यहाँ पे सिर्फ समझने का काम है, क्वेश्चन करने के जो होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्वेश्चन कैसे होते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ समझने का काम है। बारंबारता जैसे कि 2 कितनी बार आया है, तो यहाँ पे 2 की बारंबारता देखेंगे, 2 ये देख लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 2 आया है यहाँ पे 5 बार, तो 2 को हम 2 की बारंबारता हो गई 5। इसी तरीके से अगर 3 को देखें तो 3 1 बार 2 बार और 3 बार, 3 आया है यहाँ पे 3 बार। इसी तरीके से अगर 5 को देखें तो 5 यहाँ पे आया 1 बार 2 बार, 5 यहाँ पे 2 बार आया है। और फिर देखेंगे 6 भी यहाँ पे 2 बार आया है, और 4 यहाँ पे 1 बार आया है। तो इस तरीके से ये इनकी बारंबारता हो गई। ये अवर्गीकृत आंकड़े थे जहां पे यहाँ पे फैले हुए थे, और ये अवर्गीकृत, अभी तक इनको किसी एक वर्ग में नहीं बांटा गया है। ये सीधे सीधे पूछा है कि 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 4 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार, 6 कितनी बार, तब तो हो गई है अवर्गीकृत सारणी। अब ये कितनी बार आया है इसको हम लिख तो लिए, फ्रीक्वेंसी लिख तो लिए, लेकिन मैथ्स में इनका एक चिन्ह भी होता है। चिन्ह कैसे, कि हमें इनकी बारंबारता को एक मिलान चिन्ह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कई बार डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है भाई इसका मिलान चिन्ह क्या होगा। अब जैसे मिलान चिन्ह कैसे, जैसे कोई संख्या 1 बार आ रही है तो उस 1 बार का मिलान चिन्ह कैसा होगा, एक डंडा लगा देंगे, सीधा एक डंडा, ये हो गया उसका मिलान चिन्ह। अगर कोई संख्या 2 बार आ रही है तो उसका लगा देंगे 2 डंडे, और 3 बार आ रही है तो 3 डंडे, 4 बार आ रही है तो 4, लेकिन 5 बार आ रही है, 5 बार आ रही है तो इन चारों डंडों को ऐसे काट देते हैं। 5 बार आ रही है तो इन चारों डंडों को इस तरीके से काट देंगे, ये हो गया 5 का मिलान चिन्ह। ये 5, मान लीजिए 6 आ जाए तो इसके आगे फिर एक डंडा, 7 आ जाए तो फिर एक डंडा, 8 आ जाए तो फिर एक डंडा, 9 आ जाए तो एक, और 10 आते फिर ये, फिर 11 आते हैं वापस से एक। इस तरीके से ये इनके मिलान चिन्ह होते हैं, और मिलान चिन्ह डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। बहुत बेसिक चीज है कि मिलान चिन्ह कैसे, आपने बचपन में 6 7 क्लास में ये मिलान चिन्ह लगाने देखे होंगे, वहां पे इतना ही आता था कि मिलान चिन्ह लगाइए। अब मिलान चिन्ह ये देख लीजिए, यहाँ पे मिलान चिन्ह इस तरीके से होता है। मिलान चिन्ह में कंफ्यूज नहीं होना है, यूं इस तरीके से हमने जब काटा तो ये ऐसा नहीं होकर के कई बार
इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा बहुत बुक्स में भी अलग अलग दिया हुआ है। तो आपको फिलहाल जो पूछा जा चुका और जो पूछा जा रहा है, आरपीएससी ने कभी इसको भी सही माना और एनसी आरएसएस भी अधीनस्थ बोर्ड ने इसको भी सही माना, अलग अलग एग्जाम पूछा है। लेकिन 6th क्लास के एनसीईआरटी में फिलहाल यही वाला सही माना गया है, इसलिए हमें इसी के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसके मिलान चिन्ह करने हैं। तो यहाँ पे 5 बारंबारता दी हुई है, तो इसका मिलान चिन्ह क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5। फिर यहाँ पे 3 बारंबारता दी हुई है, यानी कि 3 कितनी बार आया, 3 बार, तो उसको मिलान चिन्ह ऐसे लिख सकते हैं, ये 3। फिर 4 कितनी बार आया, 1 बार, तो इसको 1 बार लिख सकते हैं। 5 कितनी बार आया, 2 बार, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं मिलान चिन्ह के द्वारा। और 6 कितनी बार आया, 2 बार, तो इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं। ये मिलान चिन्ह केवल आपको लिखना आना चाहिए, बहुत बेसिक चीज है, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन है कि 20 छात्रों ने सिर्फ ये जो मिलान चिन्ह और अब तक हमने जितना पढ़ा है बारंबारता, इसी पे आधारित ये क्वेश्चन पूछा गया है। कोई हम अब तक ऐसे बात नहीं है कि 2011 या 12 में इस तरीके से क्वेश्चन आते थे और अब कुछ अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन आने लग गए, ऐसा नहीं है। ये देख लीजिए 2022 में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, 2022, इससे जस्ट पिछली वाली वैकेंसी में यहाँ पूछा गया है कि 20 छात्रों ने एक तार का व्यास सेंटीमीटर में निम्न प्रकार से दिया हुआ है, तो उसको ज्ञात किया। अब क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 20 छात्र थे, यहाँ पे 20 आंकड़े दिए हुए हैं, 20 आंकड़ों ने कोई तार का व्यास निकाला। अब व्यास क्या कहता, इसके अनुसार था, थोड़ी मिसप्रिंट है। एक पहला जो था वो था 0.17, दूसरा 0.16, तीसरे ने निकाला फिर 0.17, चौथे 0.17, 0.15, 0.14, 0.16, 17, 18, 19, सब पॉइंटों में ये। और इस तरीके से छात्रों ने 20 छात्रों ने इसके तार का व्यास ज्ञात किया। तो अब यहाँ पे पूछा यह गया है कि 0.17 की बारंबारता 0.15 की बारंबारता से कितनी अधिक है। बस क्वेश्चन को सिर्फ जटिल बना दिया गया है, क्वेश्चन बिल्कुल भी जटिल नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 0.17 की बारंबारता 0.15 की बारंबारता से कितनी अधिक है। तो कितनी अधिक है इसको निकालने के लिए हमने अभी भी देखा कि सबसे पहले हमें बारंबारता निकाल लेनी है। बारंबारता मतलब कितनी बार आया है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी ज्यादा बार वो आया हुआ है। तो 0.17 ये कितनी बार आया है, इसकी बारंबारता निकालने के लिए हम देख लेंगे 0.17, ये देख लीजिए 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया और 5 और 6 और 7, यानी कि 0.17 कितनी बार आया, 0.17 है 7 बार। ठीक है, हमें सिर्फ काउंटिंग करनी है कि 0.17 कितनी बार आया, 7 बार, और 0.15 कितनी बार आया, इसकी भी काउंटिंग करनी है। मैं 0.15 कितनी बार आया है, तो देख लेंगे 0.15 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, 0.15 3 बार आया, तो यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। आपको सिर्फ ये बताना है कि 0.17 की बारंबारता 0.15 की बारंबारता से कितनी अधिक है, यानी कि इसकी बारंबारता 7 है, इसकी बारंबारता 3 है, तो ये 7 3 से कितना अधिक है, तो वही 7 - 3 = 4। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन को केवल जटिल बनाने के लिए इस तरीके से दे दिया, 0.17, 0.16, 0.15, 0.14, बस 20 फ्रीक्वेंसी आपके 20 आपके पास में फैक्ट 20 डाटा दिया हुआ था, 20 बार का, 20 छात्रों का। आपको पता करना है कि 0.17 की बारंबारता 0.15 की बारंबारता से कितनी अधिक है। दोनों की बारंबारता निकाली कि भाई 0.17 कितनी बार आया कि 7 बार, 0.15 कितनी बार आया 3 बार। तो इस तरीके से इसकी बारंबारता से कितनी ज्यादा है, बारंबारता निकालना आपको पता ही है कि क्या कि कोई चीज कितनी बार आ रही है वो उसकी बारंबारता हो जाएगी। ठीक है, ये बारंबारता हो गई आपके पास में 7 - 3 = 4, और ये इसका आंसर था। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था, बस केवल आपको मतलब पता होना चाहिए कि बारंबारता क्या होती है। चलेंगे आगे। अब आगे वर्गीकृत सारणी। अब अवर्गीकृत सारणी में तो क्या था, सीधे सीधे डाटा दिया हुआ था कि 1 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, 6 कितनी बार आया है, 7 कितनी बार आया है। अब उनको हम एक फिक्स रेंज में बांट देंगे। रेंज में कैसे, एक वर्ग में बांट देंगे। जैसे यहाँ पे वर्ग में बांट दिया कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से हम एक वर्ग में बांट देंगे। अब ये वर्ग में बांट देंगे, इसलिए इस प्रकार की जो भी टेबल आएगी वो कहलाएगी वर्गीकृत सारणी। इसके कुछ फैक्ट आपको पता होने चाहिए कि वर्गीकृत सारणी में जैसे कि 0 से 10 दिया हुआ है। अब 0 से 10 में जो 0 है, स्टार्टिंग वाला नंबर है, वो तो क्या है, आपकी निम्न सीमा, वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि लोअर लिमिट। और जो बाद वाला अंक है, ये जो 10 दिया हुआ है, ये है आपकी ऊपरी सीमा। ये तो है आपकी निम्न सीमा और ये है आपकी ऊपरी सीमा, यानी कि हायर लिमिट, लोअर लिमिट और हायर लिमिट, 0 से 10। तो इस तरीके से इस वर्ग की आप देख लीजिए कि इसकी लोअर लिमिट 0, हायर लिमिट 10, निम्न सीमा 10, निम्न सीमा 20, निम्न सीमा 20, निम्न सीमा 30,
हर लाइन की अलग अलग निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों आपको पता है। अब इससे मतलब क्या है कि निम्न सीमा और उच्च सीमा जब हमें पता है तो हम इसका क्या है मध्य मान निकालना पड़ेगा। कि मध्य मान निकालना पड़ेगा कि यार इसके बीचों बीच का मान क्या होगा। बीचों बीच का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि निम्न सीमा में लोअर लिमिट, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटा 2, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, इस तरीके से हम निकालेंगे इसका मध्य मान। मध्य मान क्यों निकालना पड़ेगा? ताकि हमें एक रेंज पता लग सके कि इनके बीचों बीच का अंक कौन सा है। जैसे कि इसका निकालेंगे हम तो इसका क्या हो जाएगा 0 + 10 बटा 2, यानी कि ये हो जाएगा 10 बटा 2 आपके पास में आ जाएगा। मध्य मान क्या आ जाएगा, मध्य मान यहां लिख देते 0 + 10 बटा 2, ये आपके पास आ जाएगा मध्य मान 5। ठीक है, इसी तरीके से 10 + 20 बटा 2, ये आपके हो जाएगा 10 और 20 बटा 2 यानी कि 30 बटा 2 15। इसी तरीके से 20 + 30 बटा 2 यानी कि हो जाएगा 50 बटा 2, और 50 बटा 2 का मतलब हो गया आपके पास में 25। फिर 30 + 40 बटा 2 यानी कि आपके पास में हो जाएगा 70 बटा 2, ये 35। तो इस तरीके से हम इसका मध्य मान निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास मध्य मान की डेफिनेशन थी कि मध्य मान क्या होगा, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। इस तरीके से यहाँ पे मध्य मान निकाला जा सकता है। और मध्य मान का क्या उपयोग आएगा, ये जब हमने इस तरीके से वर्गीकृत सारणी दी हुई होगी तब हमें मध्य मान निकालना ही निकालना है। मध्य मान निकाल करके इससे फिर आगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब इसका उपयोग आएगा कि ये मध्य मान है, ये इतने विद्यार्थी है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता किस तरीके से, और आगे हम सोल्व करेंगे तब इसका माध्य निकालने के लिए काम आएगा। तो ये वर्गीकृत सारणी हो गई। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे कि वर्ग अंतराल। अब जैसे वर्गीकृत सारणी में जो हमने वर्ग अंतराल देखा, ये वर्ग अंतराल भी 2 तरीके का होता है, और ये जो 2 तरीके हैं इस पे बेस्ड आपके पास में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाता है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमें इसको केवल डेफिनेशन को समझना है कि वर्ग अंतराल किस किस तरीके का हो सकता है। ये जो हमने देखा भी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये 2 तरीके का वर्ग अंतराल हो सकता है। एक तो होता है सतत, सतत इसका नाम अपवर्जी, और इसका नाम इंग्लिश में नाम आपको याद रखना है कि एक्सक्लूसिव। और दूसरा क्या होता है, दूसरा इसका जस्ट अपोजिट असतत, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंक्लूसिव, और इसको बोलते हैं समावेशी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि सतत कौन सा होता है और असतत कौन सा होता है। तो सिर्फ इतना सा बात आपको ध्यान रखना है कि जहां पर पहले वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर हो। कैसे कि जब आपके पास में आंकड़े से दिए हुए कि 10 से 20, अगला जो हो रहा है वो अगला 20 से ही शुरू हो, ये तो 20 पे खत्म हो रहा है, अगला 20 से शुरू हो, 20 से 30, फिर यहाँ 30 पे खत्म हो तो अगला 30 से शुरू हो, 30 से 40, फिर अगला 40 पे खत्म हो तो ये अगला 40 से शुरू हो, 40 से 50। यानी कि पहले वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर हो। ये दोनों पहले वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर हो, जहां ये खत्म हो रहा है वहीं से अगला शुरू हो रहा है, तब तो ये हो गए सतत, कंटिन्यूअस, सतत, कंटिन्यूअस, एक्सक्लूसिव या अपवर्जी श्रेणी। नाम आपको ध्यान रखना है कि अपवर्जी क्या होता है। जैसे हिंदी में अपवर्जी लिखा हुआ जाता है, इंग्लिश मीडियम वालों के तो इतना कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन हिंदी में जब अपवर्जी आ जाता है तो आप उसका मतलब नहीं समझ पाते और इस क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं। इसलिए आपको नाम ध्यान रखना है कि अपवर्जी क्या होता है, सतत, कंटिन्यूअस या एक्सक्लूसिव। दूसरा क्या होता है असतत, असतत या समावेशी या इंक्लूसिव। इसमें क्या होता है, इसमें पहले वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा में अलग होती है। जैसे कि पहले वर्ग यहाँ पे खत्म हो रहा है, मान लीजिए 1 से लेके 10, तो अगला वर्ग क्या होता है, अगला वर्ग 10 से शुरू नहीं होगा, अगला वर्ग 11 से शुरू होगा। इस तरीके से जैसे ये 10 पे खत्म हो रहा है तो अगला वर्ग 11 से 20, फिर उसके अगला वर्ग 21 से 30, फिर उसका वर्ग 31 से 40। इस तरीके से मतलब ये 10 पे खत्म हो रहा है तो ये 10 से शुरू नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो इस तरीके की जब आपके पास में वर्ग दिया हुआ हो तब ये क्या होगा, असतत या समावेशी या इंक्लूसिव। असतत, समावेशी या इंक्लूसिव किस तरीके से होगा, जैसे ये 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, इस तरीके से होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, आप इधर देख लीजिएगा। ये सतत, अपवर्जी या एक्सक्लूसिव किस तरीके से होता है, इस तरीके से जब इसकी हायर लिमिट इसकी लोअर लिमिट के बराबर हो, जहां पे ये खत्म हो रहा है वहीं से अगला शुरू हो रहा है। 10 से 20 तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये हो गया आपके पास में सतत। फिर उसके बाद में
असतत क्या हो गया? असतत हो गया 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40। इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स याद रखोगे तो आपको बिल्कुल आसानी से याद रह जाएगा सतत क्या है और असतत क्या है, अपवर्जी क्या है और समावेशी क्या है। दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, अपवर्जी और समावेशी भी। नाम पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट। चलेंगे आगे। एक होता है इसमें खुली सीमा वाले वर्ग। अब 10 से 20, 20 से 30 ये तो आपको पता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है यहां पे लिखा हुआ जाता है कि 10 से कम आयु वाले वर्ग वाले, या फिर आपके पास में लिखा हुआ आ जाएगा कि 50 से ज्यादा आयु वर्ग वाले। तब आपके पास में ये क्या होंगे? खुली सीमा वाले। कैसे? जैसे आपसे पूछा जाए कि आपके परिवार में सदस्य कितने, तो आपको उसमें रेंज में बांट दिया जाए। मान लीजिए चाहे चाहे सतत में बांटे चाहे असतत में बांटे, पर इस तरीके से बांट दिया जाए कि मान लीजिए 11 से 20 उम्र के आपके घर में कितने लोग हैं, फिर 20 से 30 उम्र के कितने लोग हैं, 30 से 40 उम्र के कितने लोग हैं, 40 से 50 उम्र के कितने लोग हैं। लेकिन फिर उसके बाद में उसको आगे ज्यादा नहीं जानना, उसको पता है 50 से उम्र के एक दो लोग ही होंगे ज्यादा, इसलिए वो सीधे सीधे लिख दे कि 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा आयु वाले कितने, सीधे यहां पे बोल करके इस बात को खत्म कर दिया। 50 से ज्यादा कोई 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 80, 90, 100, 110 साल का कितने का भी हो सकता है, वो हो गया आपके पास में 50 से ज्यादा। दूसरा इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कई बार कि 10 से कम। अब 10 से कम में वो 1 साल का भी हो गया, 6 महीने का भी हो गया, मान लीजिए कोई 1 महीने का भी है, कोई 10 दिन का भी है, कोई पैदा ही हुआ है, वो सब 10 से कम में आ गए। तो इस तरीके से ये वाले जो वर्ग है ये 50 से ज्यादा या 10 से कम, इस तरीके से जब डिफाइन किया जाता है तो इसको बोलते हैं खुली सीमा वाले वर्ग, ओपन इंटरवल। जो एक तरफ तो इनका पता है कि भाई 10 से, लेकिन 10 से नीचे नीचे, अब नीचे नीचे कहां पे उसकी लिमिट ये पता नहीं है, इसलिए वो खुली सीमा वाले वर्ग हो गए, ओपन इंटरवल वाले। तो इस तरीके से हमने वर्ग को 3 तरीके से देखा, या तो सतत हो सकता है, या असतत हो सकता है, या फिर खुली सीमा वाला हो सकता है। ये हो गया आपके पास में वर्ग। ये हम बेसिक चीजें देख रहे हैं कि किसका मतलब क्या होता है, सिर्फ आप इनका मतलब देखते हुए चलिए, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो हम आगे देखेंगे। ये तो हो गया हमारे पास में आंकड़े, जो हमने टॉपिक देखा था। टॉपिक में हमारे पास में 3 तरीके का आंकड़ों का संग्रहण और प्रस्तुतिकरण। भाई आंकड़ों को किस तरीके से संग्रहण किया जाता है और किस तरीके से प्रस्तुतिकरण किया जाता है। उसके बाद में होता है आंकड़ों का ग्राफिकल निरूपण, कि आंकड़ों का ग्राफिकल निरूपण किस तरीके से किया जाता है। अब ग्राफिकल निरूपण में क्या है, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आपके पास में जैसे आर्थिक समीक्षा भी है, उसके अंदर भी कई चार्ट बने हुए आते हैं, या फिर जैसे बजट आता है, बजट के बाद में अगले दिन अखबार में अच्छे अच्छे चार्ट बने हुए आते हैं, दिवाली के अगले दिन चार्ट बने हुए आते हैं, तो वो सारे चार्ट, या फिर कोई शेयर मार्केट के अंदर देखे तो उसमें भी चार्ट आते हैं। जिस भी तरीके का पैसे वाली कोई चीज होती है उसके अंदर जो चार्ट बने हुए आते हैं, या मान लीजिए जैसे कि इस तरीके से चार्ट है, या कुछ भी चार्ट है, ये सब चार्ट क्या होते हैं, ये आंकड़ों का प्रदर्शन करते हैं। ये जो भी चार्ट होते हैं ये आंकड़ों का प्रदर्शन करते हैं। तो हमारे टॉपिक यही है कि ग्राफिकल निरूपण किस प्रकार से किया जाता है, उसको हमें समझना है कि ग्राफिकल निरूपण किस किस तरीके से हो सकता है, कौन सा ग्राफ क्या बताता है, किस किस ग्राफ की क्या विशेषता है। उन विशेषताओं से आपके पास में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। सिर्फ आपको थ्योरी समझनी है, आपसे ग्राफ तो देगा नहीं एग्जाम में कि ग्राफ देगा उस पर प्लॉट करवाएगा कि आप इसमें ये बिंदु ड्रॉ करो, ये बिंदु ड्रॉ करो। आपके पास में सीधे सीधे उसकी विशेषता पूछेगा कि ऐसा किस ग्राफ में होता है, ऐसा किस ग्राफ में नहीं होता है। इस तरीके से विशेषताओं के ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं और सीधे सीधे आपके पास में थ्योरेटिकल क्लास होती है। इसलिए कई बार मैथ्स बैकग्राउंड वाले खुद भी इन क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, क्योंकि ये क्लास ही थ्योरेटिकल है। मैथ्स वाले खुद थ्योरी कभी नहीं पढ़ते, वो सीधे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब उनके सामने आता है तो उसको नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। ये समझ बेस्ड चीज है, पढ़ना भी पड़ेगा, रटना भी पड़ेगा। कोई कहता है कि मैथ्स में रट नहीं सकते, मैथ्स को केवल सोल्व करने की, ऐसा है, बिल्कुल गलत बात है। मैथ्स में कई चीजें रटनी भी होती है, जैसे कि आज जो हमारी क्लास है उसमें रटना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। ये समझने वाले ग्राफ है। हम देखेंगे ग्राफिकल निरूपण किस तरीके से होता है। ये ग्राफिकल निरूपण, ये देख लीजिए, आपने कभी इस तरीके के ग्राफ देखे होंगे, ये ग्राफ देखे होंगे, ये ग्राफ देखे होंगे, या फिर और भी कई ग्राफ है। तो ये सारे जो ग्राफ होते हैं ये कौन कौन से ग्राफ होते हैं, इस तरीके के जो भी आपके पास में ग्राफ होते हैं ये आंकड़ों का ग्राफिकल निरूपण होता है। ये आंकड़ों का ग्राफिकल निरूपण, इस तरीके से हम स्मार्ट क्लास की तरह से पढ़ते हुए चलेंगे कि इन चार्ट का प्रयोग करते हुए कि किस तरीके से क्या होता है। भाई जब स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई भी थोड़ी स्मार्ट तरीके से होनी चाहिए, आपको दिमाग में छप जाना चाहिए कि कौन सा ग्राफ किस तरीके से होता है। इसलिए हम 3D इमेज लेकर के आए। तो सबसे पहले आंकड़ों का ग्राफिक निरूपण में हमें देखना है कि आंकड़े किस किस तरीके के होते हैं, मतलब ग्राफिक निरूपण किस किस तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे दंड आलेख या बार ग्राफ। दंड आलेख या बार ग्राफ कैसा होता है, इसके 3-4 टाइप भी होते हैं, सरल, बहुगुणी, अंतर्विभक्त, प्रतिशत, अंतर्विभक्त। तो दंड आलेख या बार ग्राफ किस तरीके से होता है ये देखेंगे कि ये जैसे सरल दंड आलेख। अब सरल दंड आलेख या बार ग्राफ, इंग्लिश मीडियम वाले इसका ध्यान रखेंगे, बार ग्राफ। तो सरल दंड आलेख, सिंपल बार ग्राफ, इसमें क्या होता है
इसमें दंड आलेख की चौड़ाई समान होती है और समान दूरी पर वो होते हैं। किस तरीके से होता है ग्राफ, ये आप देख लीजिए, ये डायग्राम रहा। इसमें क्या होगा कि इसकी चौड़ाई समान होगी, इसकी चौड़ाई भी इतनी होगी, इसकी चौड़ाई भी इतनी होगी, इसकी चौड़ाई भी इतनी होगी। हमेशा दंड आलेख में चौड़ाई हमेशा समान रहेगी। चाहे आप कोई से भी दंड को देख लीजिए, कोई से भी बार को देख लीजिए, दंड मतलब बार, किसी भी आप बार को देख लीजिए, सब में आपको चौड़ाई समान दिखेगी। चौड़ाई हमेशा समान होगी, फर्स्ट पॉइंट हो गया। याद रखना है ऐसे कैसे कि चौड़ाई समान किसमें होती है, बार ग्राफ में। फिर दूसरी बात, इनके मध्य जो दूरी है, ये मध्य वाली दूरी, ये भी आपके पास में समान होगी। यहां पे जो मध्य में दूरी दी हुई है, यहां से लेकर के यहां तक, ये जो मध्य की दूरी दी हुई है, ये जो मध्य की दूरी दी हुई है, या फिर ये जो मध्य की दूरी दी हुई है, या फिर ये जो मध्य की दूरी दी हुई है, ये जो मध्य की, इनके बीच में जो डिस्टेंस दी हुई है, ये बीच वाली डिस्टेंस भी हमेशा समान होगी। किसमें होगी, सरल दंडालेख या दंडालेख में। दंडालेख में हमेशा चौड़ाई समान होगी और समान दूरी पर स्थित दंडों द्वारा इनको आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, आपको पॉइंट सीधे याद रखने कि समान चौड़ाई के होते हैं, वो आपने देखा कि कैसे समान चौड़ाई के। फिर इनके मध्य की दूरी समान होती है। फिर इनकी जो ऊंचाई होती है, इनकी ऊंचाई चर मानों को प्रदर्शित करती है कि ये इनकी जो ऊंचाई अलग अलग है, वो ऊंचाई अलग अलग चर मानों को प्रदर्शित करती है। मान लीजिए ये किसका है, विद्यार्थियों की संख्या और ये जन्म के महीने, इस पे आधारित ये ग्राफ है कि जन्म के महीने, किस महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ। कि जैसे जनवरी में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ, जहां पे ये जितना ऊंचा है, ये जितना ऊंचा ये दंड है, ये जितना ऊंचा ये बार है, वो उसके चरमान को प्रदर्शित करेगा। अब चरमान यहाँ पे क्या है कि जनवरी में जैसे कि ये तीन पे टच हो रहा है, यानी कि जनवरी पे यहाँ पे 3 बच्चों का जन्म हुआ। इसी तरीके से फरवरी में देखा जाए तो फरवरी में ये इसकी ऊंचाई 4 तक टच हो रही है, तो 4 तक टच हो रही है, यानी कि फरवरी में 4 बच्चों का जन्म हुआ। इस तरीके से ग्राफ को पढ़ना होता है कि जैसे कि मई में कितने बच्चों का जन्म हुआ, मई में यहाँ पे देख लीजिए ये 5 बच्चों का जन्म हुआ। जितनी इसकी ऊंचाई होगी वो इसके चरमान को प्रदर्शित करेगी। चौड़ाई इनकी हमेशा बराबर होगी, मध्य की दूरी हमेशा बराबर होगी, ऊंचाई इनकी चरमान को प्रदर्शित करेगी। ये इसकी खास बात होती है। फिर इसके बाद में यही इसकी विशेषताएं होती है कि जो इसकी ऊंचाई होगी वो चरमानों को प्रदर्शित करेगी, दंड के मध्य दूरी समान होती है और चौड़ाई हमेशा समान होती है। ये आपका सरल बार डायग्राम। इस तरीके से आपको हर डायग्राम का बेसिक पॉइंट, आपको बेसिक थ्योरी पता होनी चाहिए कि किसके क्या होता है। क्वेश्चन इसी में से पूछ लिया जाएगा कि किसकी मध्य की दूरी हमेशा बराबर होती है। ऑप्शन दे देगा बार डायग्राम, पाई चार्ट, इस तरीके से आपके पास में ऑप्शन आ जाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट। ये तो हो गया आपका बार डायग्राम। ये देख लीजिए इस तरीके से, ये थोड़ा 3D इमेज में, जिसमें ये देख लीजिए अलग अलग कलर से आपके इनके बीच की डिस्टेंस बराबर है, इनकी चौड़ाई भी आपके पास में बराबर है। ये हो गया आपके पास में सिंपल बार डायग्राम, सरल दंड आलेख। आगे चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट बहुगुणी दंड आलेख, यानी कि मल्टीपल बार डायग्राम। जब एक ही डायग्राम में 2 या 2 से ज्यादा चीजों को प्रदर्शित करना हो, मतलब एक साथ 2 बार डायग्राम द्वारा 2 चीजों को प्रदर्शित करना हो, तब आपके पास में बहुगुणी दंड आलेख बनता है। ये मल्टीपल बार डायग्राम बनता है। अब किसी तरीके से, जैसे कि आपके पास में कोई ईयर है, किसी ईयर में जैसे कि 2014 में कितना तो आयात हुआ, कितना निर्यात हुआ, 2015 में कितने आयात कितना निर्यात, हमें 2 चीजें एक साथ प्रदर्शित करनी है। तो मान लीजिए इतना हमारे पास में आयात हुआ और इतना हमारा निर्यात हुआ, ये हो गया 2021 में। ठीक है, फिर मान लीजिए 2022 में इतना हमारे पास में आयात हुआ और इतना हमारे पास में निर्यात हुआ, इतना हमारे पास निर्यात हुआ। तो ये आयात एक तो चीज बता रही है आयात को, और एक चीज बता रही है निर्यात को। 2 चीजें जो बता रही है ये दोनों साथ में आ रहे हैं। ये हो गया आपके पास मल्टीपल बार डायग्राम। नाम से समझ में आ रहा है मल्टीपल, यानी कि एक से ज्यादा जो हो गया वो मल्टीपल बहुगुणी दंड आलेख, हिंदी में इसका नाम होता है। ये बहुगुणी दंड आलेख है। ये थोड़ा चित्र में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, जबकि ये क्या होते हैं, चिपक्के होते हैं दोनों। ये इस तरीके से, यहाँ पे मान लीजिए ये आयात है और ये निर्यात है, तो इस तरीके से चिपक के होते हैं। 2 नहीं होकर के मान लीजिए 3 चीजें बता रहे हैं, कुछ भी चीज बता रहे हैं कि किसी ईयर में, मान लीजिए किसी क्लास में किसी ईयर में फर्स्ट डिवीजन कितने आए, सेकंड डिवीजन कितने आए, थर्ड डिवीजन कितने आए, इस तरीके से आपको बता रहे हैं। कोई टीचर बता रहा है, कोई आपको आंकड़ा प्रदर्शित करना है, तो आप मान लीजिए बताएंगे आप 2024 में कि इतने तो आए आपके पास में फर्स्ट डिवीजन, इतने आए आपके पास में सेकंड डिवीजन, और इतने आए थर्ड डिवीजन, या फिर आपको आगे भी और प्रदर्शित करना है भाई इतने हैं फेल। ये आपको प्रदर्शित कर दिया 2024 में। मान लीजिए 2025 का भी आंकड़ा आपको बताना है। 2025 में भी आपके पास में मान लीजिए इतने फर्स्ट डिवीजन है, इतने सेकंड डिवीजन है, इतने थर्ड डिवीजन है, और ये फेल। तो ये आपके पास में चारों चिपक के आएंगे।
बीच का डिफरेंस हमेशा इनका बीच का डिफरेंस, इनका बीच का डिफरेंस, बीच का डिफरेंस बराबर होगा। जैसे कि हमने सिंपल बार डायग्राम में देखा, वैसे बीच का डिफरेंस बराबर होगा, इनकी चौड़ाई बराबर होगी। ठीक है, यही वो जो सिंपल बार डायग्राम था, वही एक से ज्यादा बार डायग्राम एक साथ चिपक के आ जाएंगे, तभी हो गया बहुगुणी दंड आलेख। चलेंगे नेक्स्ट। फिर हो गया अंतर्विभक्त दंडालेख। अंतर्विभक्त दंडालेख क्या है कि जब एक ही दंडालेख में एक ही जब बार दिया हुआ है, उसी बार में आपको एक से ज्यादा चीजें प्रदर्शित करनी है। यहां तो क्या हुआ कि एक से ज्यादा बार द्वारा, एक से ज्यादा बार द्वारा आपको अलग अलग चीजें प्रदर्शित करनी थी, तब तो हो गया बहुगुणी दंडालेख। और जब क्या है एक ही बार में आपको अलग अलग चीजें प्रदर्शित करनी है, तब आपके पास में हो जाएगा अंतर्विभक्त दंडालेख। अंतर्विभक्त नाम से पता लग रहा है, अंतर्विभक्त सब डिवाइडेड बार डायग्राम। एक को ही आपने डिवाइड कर दिया, उसके द्वारा अलग अलग प्रदर्शित कर दिया। जैसे कि यहाँ पे आपके पास में ये बताया जा रहा है कि जैसे कि 2022, 2023 और 2024, इसके अंदर ब्लू कलर आपको बता रहा है गेहूं, रेड कलर बता रहा है बाजरा और ग्रीन कलर बता रहा है सरसों, कि इतना तो आपके पास में हुआ है सरसों का उत्पादन। 2024 में सरसों का उत्पादन कितना हुआ है कि जितना ये बता रहा है। अब यहाँ पे आपके पास में इधर दिया हुआ होगा मिलियन, मेट्रिक टन, या जो भी आपके पास में डाटा दिया हुआ है उसके आधार पे होगा। बस आपको तो केवल समझना है कि इस तरीके का ग्राफ होता है जिसमें एक ही बार में अलग अलग डिवाइडेशन किया जाएगा, तब वो हो जाएगा अंतर्विभक्त। एक में ही अलग अलग डिवाइडेशन किया जा रहा है तो अंतर्विभक्त। ये इतना तो उत्पादन सरसों का हुआ है, इतना उत्पादन बाजरा का हुआ है रेड कलर वाला, और इतना उत्पादन किसका हुआ है गेहूं का। जब एक ही ग्राफ में अलग अलग डिवाइडेशन करके जब बताया जाए तो ये हो जाएगा अंतर्विभक्त दंडालेख या सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ये एक ही बार में अलग अलग है, और यहाँ पे 3-4 बार एक साथ चिपक करके आ रहे थे, ये अलग अलग बार द्वारा एक साथ बताया जा रहा था। और सिंपल वाला आपको पता ही है, सरल दंडालेख तो पता ही है, सरल दंडालेख ही चल रहे हैं आगे। सरल से बाद में बना बहुगुणी, और सरल से आगे बना अंतर्विभक्त। सरल दंडालेख को आपने बीच में से इस तरीके से डिवाइड कर दिया कि क्या क्या है। या आयात निर्यात वाला भी आप इसमें बता सकते हैं कि जैसे कि ये 2013 का है, ये 2014 का है। अब इसमें तो इतना आयात हुआ और इतना निर्यात हुआ। ठीक है, इसमें भी इस तरीके से बता सकते हैं कि इसमें क्या हुआ कि इसमें इतना आयात हुआ और इतना निर्यात हुआ। इस तरीके से आपके पास में जब एक में ही अंतर्विभक्त कर दिया जाए तो इसको बोला जाएगा अंतर्विभक्त। एक दंड को ही आप जब विभक्त कर देंगे तो ये हो जाएगा अंतर्विभक्त दंडालेख। चलेंगे नेक्स्ट। अब ये तो हो गए दंडालेख। दंडालेख किस किस तरीके के हो सकते हैं, दंडालेख के प्रकार चल रहे थे। अगला है वो है आयत चित्र। ये रहा, ये दंडालेख के प्रकार चल रहे थे। बारग्राफ, बारग्राफ किस किस तरीके के हो सकते हैं, सरल, बहुगुणी, अंतर्विभक्त या प्रतिशत अंतर्विभक्त। प्रतिशत अंतर्विभक्त में क्या होगा, इसी तरीके से जब दंडालेख बदला, इसको ही आप परसेंटेज में बांट देंगे। कि जैसे फिक्स है, इसमें बांट देंगे कि ये 20% इतना था, 40% इतना था, 50% इतना था। जब प्रतिशत में उसको बांट देंगे तो वो प्रतिशत अंतर्विभक्त हो जाएगा। ज्यादा कुछ थ्योरी इसमें नहीं है, बस आपको थ्योरी किसमें वो आपको समझना है कि सरल दंडालेख किस तरीके का होता है, जिनकी चौड़ाई समान होती है और उनके मध्य की दूरी बराबर होती है। ठीक है, और अगला जो इसमें होता है वो होता है आपके पास में आयत चित्र या हिस्टोग्राम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इसके बेसिक आपको बहुत अच्छे से पता रहनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन होगा कि दंडालेख में क्या है और आयत चित्र में क्या है। आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम, नाम से पता है आयत, आयत आप समझते होंगे लंबाई चौड़ाई वाला, ये आयत चित्र। अब आयत चित्र में क्या क्या हो सकता है, इसकी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। आयत चित्र किसके लिए प्रदर्शित किया जाता है, सबसे पहले तो ये अभी हमने देखा था वर्ग अंतराल में। वर्ग अंतराल में हमने देखा था एक तो श्रेणी थी सतत या अपवर्जी, दूसरी थी असतत या समावेशी। दो तरीके की श्रेणी थी। उसमें जो सतत थी, सतत में किस तरीके से आ रहा था कि 10 से 20, फिर ये 20 पे खत्म हो रहा है तो अगला 20 से शुरू हो रहा है, 20 से 30, फिर ये 30 पे खत्म हो रहा है तो अगला 30 से शुरू हो रहा है, 30 से 40, जहां ये खत्म हो रहा था वहीं अगला शुरू हो रहा था। तो इस तरीके की जो श्रेणी थी वो थी आपके पास में सतत या अपवर्जी। तो ये अपवर्जी जो श्रेणी होती है, इनके डाटा को प्रदर्शित करने के लिए आयत चित्र का उपयोग किया जाता है। सबसे मेन बात इसमें यह है कि आयत चित्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सतत अपवर्जी वर्ग अंतरालों को प्रदर्शित करने के लिए आयत चित्र का उपयोग किया जाता है, या फिर अखंडित श्रेणी को ग्राफ पे प्रदर्शित करने के लिए। अखंडित जो टूटी हुई नहीं है, लगातार श्रेणी है, उसको देख लीजिए आप, टूटी हुई नहीं है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, कहीं पे भी टूट नहीं रही बीच में, लगातार ये 20 पे खत्म हो रही तो अगली 20 से शुरू हो रही है। इस तरीके से अखंडित श्रेणी या सतत अपवर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सतत या अपवर्जी वर्ग अंतराल को प्रदर्शित करने के लिए जो चित्र का प्रयोग किया जाता है वो ग्राफ होता है आपके पास में आयत चित्र। अब इसमें और कुछ बातें
कि मुख्य बिंदु इसमें क्या क्या है कि इसमें आयत की चौड़ाई, इसकी चौड़ाई फिक्स नहीं होती है। जैसे बार डायग्राम में चौड़ाई फिक्स थी, वैसे आयत चित्र में चौड़ाई फिक्स नहीं होती, बल्कि वो वर्ग अंतराल के बराबर होती है। मान लीजिए यहाँ पे वर्ग अंतराल 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, जब तो फिक्स है। पर यहाँ पे वर्ग अंतराल इस तरीके से है, 10 से 20, फिर 20 से 60, फिर अगला आ जाए 60 से 65, फिर अगला आ जाए 65 से 68। अब यहाँ पे वर्ग अंतराल अलग अलग हो गया, तो आयत की जो चौड़ाई है वो भी आपके पास में अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, इसमें आयत की जो चौड़ाई है वो वर्ग अंतराल के बराबर होती है। फिर एक और फैक्ट है कि इस जो आयत चित्र है इसकी सहायता से बहुलक ज्ञात किया जा सकता है, कि आयत चित्र की सहायता से बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। बहुलक क्या होता है ये हम देखेंगे, 2-3 क्लास के बाद में हमारे पास में बहुलक आ जाएगा, तो बहुलक में हम देखेंगे कि क्या होता है बहुलक और किस तरीके से आयत चित्र की सहायता से इसको ज्ञात किया जा सकता है। बस यहाँ सीधा फैक्ट आपको याद करना है कि आयत चित्र की सहायता से बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। तो आयत चित्र में क्या क्या खास बात हो गई कि ये सतत या अपवर्ज्य श्रेणी को प्रदर्शित करता है, इसकी सहायता से बहुलक ज्ञात किया जा सकता है, और इसकी चौड़ाई फिक्स नहीं होती है, बल्कि क्या है इसकी चौड़ाई उसके चर के जो वर्ग अंतराल है उस वर्ग अंतराल के मान पर निर्भर करती है। आयत की चौड़ाई वर्ग अंतराल के बराबर होती है। ठीक है, एक और खास बात है कि सभी आयत सटे हुए होते हैं। अब देख लीजिए, आप जब इनको प्रदर्शित करेंगे 10 से 20, अगला 20 से शुरू हो रहा है, ये 20 पे खत्म हो रहा है तो अगला 20 से शुरू हो रहा है, तो इसलिए ये सारे आयत क्या होंगे, सटे हुए होंगे। इसको अब हम डायग्राम से देखते हैं। ये सारी बातें जो हमने बोली कि ये देख लीजिए, ये इस तरीके का आयत। अब जैसे कि ये 0 से 5, 0 से 5 ये चीज है, तो 0 से 5 में ये आयत की चौड़ाई हो गई 5। फिर ये 5 से 10, तो यहाँ पे आयत की चौड़ाई हो गई, यहाँ भी 5 हो गई 5 से 10, यहाँ भी 5 हो गई 5 से 10, और यहाँ भी 5 हो गई 10 से 15। तो इनकी चौड़ाई इनके वर्ग के आधार पर निर्भर कर रही है। तो यहाँ पे वर्ग समान आ रहे हैं इसलिए इनकी चौड़ाई बराबर हो रही है। पहली चीज तो ये। इसी तरीके से मान लीजिए दूसरा अगर कोई और देखें, इसमें देख लीजिए इनकी चौड़ाई अलग अलग है। यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1000 से लेके 2000 तक है, लेकिन यहाँ 2000 से 2500 तक है। तो यहाँ तो कितनी चौड़ाई थी 1000, और यहाँ पे कितनी चौड़ाई हो गई 500, और यहाँ कितनी चौड़ाई हो गई, यहाँ पे हो गई 3000 से लेके 5000 तक, यानी कि 2000। तो जितनी इनके वर्ग दिए हुए हों उतनी ही इनकी चौड़ाई वेरिएबल होती है, कि चौड़ाई इनकी चेंज हो जाती है। चौड़ाई फिक्स नहीं है, चौड़ाई वर्ग अंतराल के बराबर होती है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या थी कि सभी आयत सटे हुए होते हैं। ये देख लीजिए, सभी आयत सटे हुए होते हैं, क्योंकि जहां पर पहला वाला खत्म हो रहा है, क्योंकि सतत श्रेणी है, अपवर्ज्य श्रेणी में ये होता है जहां पे पहला वाला खत्म हो रहा है कि ये आयत यहाँ खत्म हो रहा है तो दूसरा आयत यहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है, फिर दूसरा आयत यहाँ खत्म हो रहा है तो तीसरा आयत यहीं से शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से जैसे ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, अगला वाला यहीं से शुरू हो रहा है, फिर ये यहां खत्म हो रहा है तो उसके अगला वाला वापस से यहीं से शुरू हो रहा है। तो सभी आयत सटे हुए होते हैं, ये इसकी एक और खास बात थी। फिर इसके पॉइंट हो गए कि आयत की चौड़ाई वर्ग अंतराल के बराबर होती है, सभी आयत सटे हुए होते हैं, और सबसे मेन बात, इसकी सहायता से बहुलक ज्ञात किया जा सकता है, कि इसकी सहायता से बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। और इसमें एक और मेन पॉइंट है, वो आपको याद रखना है कि आयत के मध्य, आयत चित्र के मध्य, ये आप लिख लीजिएगा कि आयत चित्र के मध्य दरार संभव है। आयत चित्र के मध्य दरार संभव है। वो कैसे, कि जब हम यहां पे बता रहे थे कि जो 0 से 10 में 72 लोग हैं, ठीक है, 5 से लेके 10 तक, इसमें देखिए आप चित्र में कि यहां पे हमारे पास में कोई आंकड़ा दिया हुआ है, अच्छा नहीं हुआ, कि 0 से 5 में 72 लोग हैं, 5 से 10 के बीच में 130 लोग हैं, 10 से 15 के बीच में 50 लोग हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे 50 लोग नहीं हो करके, यहाँ पे 10 से 15 में 0 लोग, एक भी लोग नहीं है हमारे पास में, इस श्रेणी का एक भी लोग नहीं है। 10 से 15 के बीच में 0 लोग होते हैं, तब हमारे पास में इसका आयत कैसे बनता कि 0 से 5 में 72 लोग, ये देख लीजिए 0 से 5 में तो ये 72 लोग बन गए, ये मान लीजिए। फिर 5 से 10 के बीच में 103 लोग, ये 5 से 10 के बीच में 103 लोग। फिर ये बोल रहा है 10 से 15 में 0 लोग, तो 10 से 15 तक यहाँ पे ये खाली हो जाता, ये देख लीजिए यहाँ पे ये खाली हो जाता, ये वाला हिस्सा। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20, ठीक है। फिर 15 से 20 में 25 लोग, ये 15 से 20 में 25 लोग। अब इस तरीके से ये जब बना, तब यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो खाली रह गया, तो ये क्या है, ये दरार को प्रदर्शित कर रहा है तो सारे आयत सटे हुए, ये देख लीजिए है तो सारे आयत सटे हुए, लेकिन बीच में दरार संभव है। इसी तरीके से हमारे पास में एक और दिया हुआ है चित्र, ये रहा। अब इसमें क्या है, 0 से 1000 की श्रेणी में यहाँ पे आपके पास में एक भी कर्मचारी नहीं है, इसलिए यहाँ पे दरार हो रखी है। 0 से 1000 के बीच में एक भी नहीं है। 1000 से 2000 के बीच में जितने भी यहाँ पे
12 या 13,000 जो भी है वो यहाँ पे है, फिर बाद बाकी के सारे सटे हुए, लेकिन यहाँ पर दरार है तो इसलिए दरार संभव है। ये चीज आपका ये भी एक मेन पॉइंट है कि आयत चित्र के मध्य दरार संभव है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट आगे। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा कि आयत चित्र किस किस तरीके से बन सकते हैं। आयत की चौड़ाई चेंज हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है कि आयत की चौड़ाई बदल सकती है, लेकिन जो दंड आरेख था उसकी चौड़ाई फिक्स रहती है, उसकी चौड़ाई फिक्स रहती है। ठीक है, आयत में तो क्या है, चौड़ाई बदल जाती है, दंड आरेख में क्या है, चौड़ाई फिक्स रहती है। इसी तरीके से आयत में तो क्या है, सटे हुए होते हैं, आयत तो क्या है, सटे हुए होते हैं, जबकि दंड आरेख क्या होते हैं, दंड आरेख एक निश्चित दूरी पर होते हैं, निश्चित अंतराल पर होते हैं। चाहे वो कोई सा भी दंड आरेख हो जाए, सरल हो जाए, बहुगुणी हो जाए, अंतर्विभक्त हो जाए, कोई से भी हो जाए, ये सब निश्चित दूरी पर, निश्चित अंतराल पर। चलेंगे नेक्स्ट। अब ये है हमारे पास में अगला होता है जिसमें हम देखेंगे संचयी बारंबारता वक्र। इसको बोलेंगे, दो तीन नाम होते हैं इसके, संचयी बारंबारता वक्र या तोरण वक्र या ओजाई वक्र। ओजाई, तोरण, संचयी बारंबारता। इंग्लिश वाले भी इसका नाम याद रख लेंगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाई वक्र, ओजाई कर्व। ठीक है, तो संचयी बारंबारता वक्र क्या होता है, इसको हम संचयी बारंबारता जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। बस इस तरीके से संचयी बारंबारता वक्र हो सकते हैं कि से कम तोरण वक्र और से अधिक तोरण वक्र। जब हम बात करते हैं कि जैसे 10 से कम कितने लोग हैं या 50 से कम कितने लोग हैं, इस तरीके का जब आपके पास में डाटा आएगा तब आपके पास में इस तरीके का ग्राफ बनेगा कि जैसे कि ये मान लीजिए ये तो है आपके पास में 10 से कम, 10 से कम ये लोग, इतने लोग हैं 10 से कम, ये 10। फिर आपके पास में आ जाए 50 से कम, तो ये 50 से कम इतने लोग हैं। यहाँ पे जो भी डाटा होगा ये तो हो जाएगा 10 से कम लोग, ये हो जाएगा 50 से कम लोग। इस तरीके का जब वक्र बनेगा ये तो होगा आपका से कम तोरण वक्र। ठीक है, और इसी तरीके से जब हम बात करेंगे अधिक, यानी कि जैसे कि 10 से अधिक, मान लीजिए 10 से अधिक, भाई 10 साल से अधिक वाले कितने लोग हैं, तो 10 साल से अधिक वाले इतने लोग हैं। फिर आगे हम बात करें कि जैसे 50 साल से अधिक वाले कितने लोग हैं, तो यहाँ पे ये 50 साल से अधिक वाले इतने लोग हैं। फिर हम बात करें कि जैसे 90 साल से अधिक लोग कितने, 90 साल से अधिक लोग इतने। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा जो वो ऊपर से नीचे की ओर बनेगा। ये तो क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर बनेगा, से कम तोरण वक्र, और ये क्या होगा, से अधिक तोरण वक्र। ये होगा आपके पास में तोरण वक्र। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि शेप कौन कौन से होते हैं, इनका नाम है दो तीन, तो इनके नाम याद रखना है, संचयी बारंबारता वक्र, तोरण वक्र, ओजाई वक्र। इसके बारे में पूरी डिटेल से डेफिनेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जहां पर संचयी बारंबारता क्या होती है और संचयी बारंबारता का वक्र क्या होता है, इनके जब बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं तो वो माध्यिका निकालते हैं, वो किस तरीके से निकालते हैं, वो सब कुछ हम डिटेल्ड से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बस आपको ये वक्र, हम जहाँ पे कर्व देख रहे थे, ग्राफीय निरूपण, तो ग्राफीय निरूपण में हम इसको देखते हुए चलना है। अगला क्या है, एक क्वेश्चन है अगला कि कौन सा कथन असत्य है। अब ये कौन सा कथन असत्य है, ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2020 में आया हुआ है। फर्स्ट ग्रेड 2020 इसमें आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा कथन असत्य है। आयत चित्र एक सतत वर्ग वाली बारंबारता बंटन के अनुरूप दंड आकृति है। कि सतत वर्ग वाली बारंबारता बंटन प्रदर्शित करती है, जी बिल्कुल पता है हमें, सतत वर्ग वाली ही बारंबारता प्रदर्शित करती है। दूसरा क्या है, इसमें सभी दंडों की चौड़ाई वर्ग अंतराल के समान होती है, कि जितना उनका वर्ग अंतराल होगा वही उनकी चौड़ाई होगी। कि जैसे कि 10 से 20 वर्ग अंतराल है तो इतनी होगी, मान लीजिए अगला 20 से 60 है तो उसकी चौड़ाई उतनी होगी। 10 से 20 वाला अगर इतना है, ठीक है, और 20 से 60 वाला इतना है, तो इनकी चौड़ाई चेंज हो सकती है किस आधार पर, वर्ग अंतराल के आधार पर। तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। पूछे क्या है, असत्य कौन सा है। फिर बोलता है दंडों की ऊंचाई संगत वर्ग की बारंबारता के समानुपाती होती है। कि दंडों की ऊंचाई कितनी होगी, जितनी उस संगत वर्ग की बारंबारता होगी। इस संगत वर्ग की बारंबारता 10 से 20 में मान लीजिए 6 लोग हैं, 20 से 60 में मान लीजिए 4 लोग हैं, तो उस आधार पर इनकी ऊंचाई भी उसकी बारंबारता के समानुपाती होती है। जितनी उसकी बारंबारता दे रखी है उतनी ही इस आयत की ऊंचाई होगी। जैसे कि दंडालेख में भी हम देख रहे थे कि जितनी आपके पास में वो आंकड़े दिए हुए थे, जो डाटा दिया हुआ था, वही उतनी उसकी ऊंचाई जा रही थी। इसी तरीके से इनकी जो ऊंचाई होती है वो संगत बारंबारता वर्ग के समानुपाती होती है। ये वाला फैक्ट भी आपके पास में सही है। जबकि यहाँ पूछा है
कि आयत चित्र के खंडों के मध्य कभी भी दरार संभव नहीं है। यहां पे क्या दे दिया, कभी भी दरार संभव नहीं है। जब इस तरीके का केस आ जाए तो ये बिल्कुल गलत बात होगी कि कभी तो हो ही सकती है, कभी भी दरार संभव नहीं है, इसका मतलब ये है कि कभी भी दरार नहीं हो सकती। जबकि हमारे पास में हमें पता है कि कभी कभी दरार हो सकती है। वो किस तरीके से हो सकती है, जब मान लीजिए स्टार्टिंग में कोई आपके पास में डाटा नहीं दिया हुआ हो, ये बीच में कोई वर्ग है, ऐसा वर्ग है जिसका आंसर 0 आ रहा है, तो वहां पे भी आपके पास में दरार हो सकती है। तो इस तरीके से इसमें असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, ये वाला, यानी कि आयत चित्र के खंडों के मध्य दरार संभव है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में कौन सा हम पढ़ रहे हैं, ये रहा आंकड़ों का ग्राफी निरूपण। आंकड़ों के ग्राफी निरूपण में हमने देख लिया दंड आलेख देख लिया, फिर आयत चित्र देख लिया, फिर हमने ओजायु भी देख लिया। ओजायु वक्र भी हमने देखा कि ओजायु वक्र किस तरीके से होता है। उसके बाद में हम देखेंगे चौथा बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किस तरीके का होता है इसको देखेंगे। बारंबारता, ये आपको पता ही है बारंबारता क्या होती है, कि कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है वो उसकी बारंबारता होगी। तो बारंबारता बहुभुज आवृत्ति आयत चित्र बना करके उसकी ऊपरी भुजा के मध्य बिंदुओं को सरल रेखा द्वारा मिला करके बनाया गया बहुभुज। कि जैसे कि आपके पास में आवृत्ति आयत चित्र जो बनाया गया था, ये रहा इनकी ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदु, ये रहा इनकी ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदु। दूसरे कलर से बता देता हूं कि इनकी ऊपरी भुजाओं, ये ऊपरी भुजा है, इनके मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ये आवृत्ति आयत चित्र था, आपको पता है ये आवृत्ति आयत चित्र था। इस आयत चित्र के ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदु, ये ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदु, इनको मिलाकर के बनाया गया बहुभुज। इनको मिलाकर के, जैसे कि इसको मिलाया यहां से, इसको मिलाया यहां से, इसको मिलाया यहां से, और आखिर में इसको जमीन पे मिला दिया, इसको भी यहां पे मिला दिया। इस तरीके से जो बहुभुज बना, ये होता है आपके पास में आवृत्ति बहुभुज। इस तरीके का जो ग्राफ बनेगा वो आपके पास में होगा आवृत्ति बहुभुज। ये देख लीजिए कि आवृत्ति आयत चित्र बना करके उसकी ऊपरी भुजा के मध्य बिंदुओं को सरल रेखा द्वारा मिला करके बनाया गया बहुभुज क्या कहलाएगा, आपका आवृत्ति बहुभुज। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये रहा इस तरीके से। ये आवृत्ति आयत चित्र था, इसके जो ऊपरी बिंदु है, इन ऊपरी बिंदुओं को मिला करके यहां से यहां मिलाया, यहां से यहां मिलाया, यहां से यहां, यहां से यहां, और ये नीचे। इस तरीके का जो बहुभुज मिला ये आपका हो जाएगा आवृत्ति बहुभुज। अब इसकी विशेषता क्या है, यही विशेषता हो गई कि आवृत्ति आयत चित्र से बनाया जाता है। इसमें आवृत्ति आयत चित्र की ऊपरी भुजा के मध्य बिंदु, ठीक है, जैसे कि आपके फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 10 से 20 है तो इसका मध्य बिंदु यहाँ पे 15 हो जाएगा। या मान लीजिए आपके पास में फ्रीक्वेंसी क्या है 20 से 40 है तो इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा 20 से 40 के बीच में 30। ये मध्य बिंदु, इन मध्य बिंदुओं को मिलाकर के कोई जो पॉलीगन बनाया जा रहा है बहुभुज, उसको क्या बोलेंगे, आवृत्ति बहुभुज। ये देख लीजिए आवृत्ति बहुभुज, इस तरीके से भी आवृत्ति बहुभुज बनेगा। ये आवृत्ति बहुभुज की है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। और कौन कौन सी आकृतियां होती है, तो ग्राफ किस किस तरीके के हो सकते हैं। ग्राफिकल निरूपण हम देख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ग्राफ कौन कौन से होते हैं और उनकी बेसिक क्या है। हम अभी तक सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हैं और क्वेश्चन डेफिनेशन से ही आते हैं। आपसे बनवाएगा नहीं कि इसका आवर्ती बहुभुज बनाओ, ये इसका सरल दंडालेख बनाओ। दंडालेख बिल्कुल नहीं बनवाएगा आपसे, बिल्कुल उसके जो बेसिक होते हैं उन बेसिक में से ही आपके पास में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से 2020 का, 22 का, 2011 का, 3 तरीके के हमने क्वेश्चन देख लिए। सब बिल्कुल बेसिक थ्योरी से क्वेश्चन आ रहे हैं और ये थ्योरिटिकल क्वेश्चन ही आपको और लोगों से आगे लेकर के जाएंगे। अगर आपको मैथ से बिल्कुल डर लगता है तो भी आप इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से कर पाएंगे। मैं यकीन दिला रहा हूँ कि सांख्यिकी की जो हमारी 8 से 9 क्लास है उसमें से एक भी क्वेश्चन आपके पास में बाहर नहीं जाएगा। आपने देखा पिछली 2025 की वैकेंसी थी, उसमें भी हमारे जो इतनी सी क्लासेस में से सारे क्वेश्चन आपके पास में मैच किए थे, तभी हम अपना ये प्लेटफॉर्म खड़ा कर पाए। लोगों का विश्वास है। आप देख लीजिए, कमेंट भी देख लीजिए, पिछली क्लासेस में जाकर के भी देख लीजिए, आपको प्रूफ मिल जाएंगे। चलेंगे आगे। अब आंकड़ों का ग्राफी निरूपण। ग्राफिकल निरूपण क्या है अगला देख रहे थे हम, पाई या वृत्त लेखा चित्र। एक और तरीके का है, ये लास्ट है इसमें से, पाई या वृत्त लेखा चित्र, पाई चार्ट या वृत्त लेखा चित्र। पाई चार्ट इंग्लिश में पाई चार्ट ही बोलते हैं। अब ये किस तरीके का होता है, ये होता है इस तरीके का। क्या, जब पाई चार्ट या वृत्त लेखा चित्र, किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जाता है और उसको कुल 360 डिग्री के कोण के आंकड़ों में विभक्त कर दिया जाता है। कि जब क्या है, एक 360 डिग्री का वृत्त बना दिया, ये मान लीजिए 360 डिग्री का वृत्त है, इसको अलग अलग कोणों को, जैसे कि इसको अलग अलग कोणों को आंकड़ों के अनुसार
विभक्त कर दिया जाए और फिर उसको प्रदर्शित किया जाए, तब ये क्या होगा, वृत्त लेखा चित्र या पाई चार्ट। आप ये देख लीजिए, ये पूरा जो है ये पूरा होता है आपके 360 डिग्री का। पूरा कितना होता है ये 360 डिग्री का। इस पूरे 360 डिग्री को हमारे पास में जो भी डाटा दिया हुआ है उसको 100% मान के उसके 100% में अलग अलग उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, तब ये आपके पास में हो जाएगा वृत्त लेखा चित्र या पाई चार्ट। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये 120 डिग्री आपने यहाँ डिवाइड कर दिया, ये आपके 90 डिग्री यहाँ डिवाइड कर दिया और बचा हुआ यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से आपके पास में जो डिवाइड हो जाएंगे वो आपके पास में पाई लेखा चित्र को इस तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। खास बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि जब ये पूरा तो होता है 360 डिग्री का और परसेंटेज कितना होता है 100% का, तो 360 डिग्री को 100% में डिवाइड किया जाता है। 360 डिग्री को 100% में डिवाइड किया जाता है। वो डिवाइड कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा कि ये कब उपयोगी है। ये उपयोगी कब है, जब आंकड़ों में अधिक अंतर है, आंकड़ों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तब आपके पास में ये वाला उपयोगी होता है। मान लीजिए आपके पास में एक आंकड़े दिए हुए कि घनाभ, किसी के क्यूब दिए हुए, क्यूब जैसे कि 3 का क्यूब दे दिया आपके पास में 27, अगला दे दिया आपके पास में कुछ और दे दिया कि 64, फिर उसका अगला आंकड़ा दे दिया 729, उसका अगला आंकड़ा दे दिया 1331। अब इसको इतने बड़े आंकड़े को और इससे पहले आपके पास में दिए हुए 8, इन पांचों आंकड़ों को जब आपको प्रदर्शित करना है, इस तरीके के जब डाटा प्रदर्शित करना है, इतने दूर दूर के बड़े बड़े, छोटे से लेकर के बड़े तक बहुत दूर के डिफरेंस के आपको आंकड़े प्रदर्शित करने हैं, तब अधिक अंतर है इनके बीच में, 64 के बाद में 729 बहुत दूर जाके आता है। तो इस तरीके के डाटा को प्रदर्शित करने के लिए आपको वृत्त लेखा चित्र या पाई चार्ट का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे कि 8 का सर्किल आपने बना दिया इतना सा, 729 का सर्किल आप इतना बना दो, इस तरीके से सर्किल के द्वारा आपको अलग अलग या पाई चार्ट के द्वारा अलग अलग आप इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या यही खास बात है इसकी कि ये कब बनाया जाता है, जब आंकड़ों में अधिक डिफरेंस है, आंकड़े या डाटा में अधिक दूर दूर के आंकड़े हो, दूर दूर का डिफरेंस वाले आंकड़े हो, तब वृत्त लेखा चित्र या पाई चार्ट बनाया जाता है। अब एक देख लीजिए, इसी को आप दूसरे चित्र के द्वारा देख लीजिए, ये रहा वही 360 डिग्री का आपके पास में सर्किल है। उस 360 डिग्री के सर्किल को अलग अलग परसेंटेज के आधार पे, जैसे कि 100% है, ठीक है, 100% को हमें बांटना है, मान लीजिए 25-25% के 4, 25-25% के आपको 4 डाटा दिए हुए हैं कि 25% आदमी पढ़ता है, 25% सोता है, 25% खेलता है, 25% फोन पे बात करता है। तो इस तरीके से जब 4 भागों में बांटना है, तो इसका जब पाई चार्ट बनाना है, तो इस तरीके से हमने पाई चार्ट बनाया और ये 25-25 को ऐसे बांट दिया, ये 25% आ गया इसमें, ये 25% आ गया इसमें, और ये 25% आ गया इसमें, और ये 25% आ गया इसमें। किया क्या, उस 360 डिग्री को आपने यहाँ पे कोणों में बांट दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 25% बराबर क्या हो गया 90 डिग्री, 25% बराबर हो गया 90 डिग्री। अब इसको बदला कैसे जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि परसेंट को डिग्री में कैसे बदलते हैं। ये एक विशेष बात है, अगर किसी को नहीं पता वो भी देख सकता है कि जब आपको डिग्री से परसेंट में बदलना हो, मान लीजिए अलग से बताता हूं, जब आपको क्या करना है, डिग्री में कोई मान दिया हुआ है और डिग्री से आपको परसेंट में मान बदलना है, डिग्री से परसेंट में मान बदलना है, तो क्या हो जाएगा आपके पास में कि सबसे पहले तो एक चीज पता है आपको, कोई 100% को 360 डिग्री में माना है अपने पाई चार्ट में, 100% बराबर 360 डिग्री। अब कोई मान दिया हुआ है 90 डिग्री मान है, वो कितने प्रतिशत हुआ। जब डिग्री को परसेंटेज में बदलना है, तब आपको क्या करना है कि ऊपर तो वो डिग्री रखनी है, कितना ऊपर तो रखनी है वो डिग्री, जितना भी दिया हुआ है डिग्री, मान लीजिए एक्स डिग्री दिया हुआ है, तो आपको ऊपर तो रखना है एक्स डिग्री, नीचे आपको रखना है 360 डिग्री। टोटल कितना होता है 360, नीचे 360 रखना है, और फिर उसको क्या करना है 100 से गुणा कर देना है। 100 से गुणा करोगे तो आपके पास में वो आ जाएगा इतना प्रतिशत। ठीक है, जब ऊपर तो रख दिया जितना डिग्री दिया हुआ है, नीचे रख दिया 360 और गुणा कर दिया 100 से, तो वो आपके पास आ जाएगा कि इतना प्रतिशत आपके पास में मान होना चाहिए। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास में कोई प्रतिशत में मान दिया हुआ है, प्रतिशत में दिया हुआ है कि यार कि ये कोई चीज है 10%, कोई चीज दी हुई है कि 10%, अब उसको आपको प्रतिशत से डिग्री में बदलना है, प्रतिशत से डिग्री में बदलना है, तब आप क्या करेंगे, तब वही करेंगे कि जितना भी आपके पास मान दिया हुआ है, मान लीजिए आपके पास में 10% दिया हुआ है, तो उसको रखेंगे ऊपर कि यहां पे रखेंगे x%, और बटे में आप रखेंगे इस बार 100, बटे में रखेंगे इस 100 को, क्योंकि प्रतिशत आपको 100 में से निकालना है कि कितने में से, 100 में से 10% निकालना है, तो 100 को रखेंगे नीचे और ऊपर रखेंगे 10, तो 100 में से 10% कि कितना प्रतिशत बटा 100% इंटू 360, डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए ऊपर रखेंगे 360। जिसको इतना सा भी समझ में नहीं आता वो एक मान, इसको एक फॉर्मूले की तरह ही ध्यान रख लेना,
आगे इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एक पूरी क्लास आएगी इस पे आधारित। तो x% बटा 100 इंटू 360, तो यहाँ पे आपके पास जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास में डिग्री में। डिग्री में यहाँ पे आपके पास मान आ जाएगा। तो ये डिग्री से प्रतिशत या प्रतिशत से डिग्री में बदलना हो तो इस तरीके से आप बदल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास चार्ट था और हम क्वेश्चन देख रहे थे कौन सा, ये वृत्त या पाई चार्ट। जब आपको 360 डिग्री को 100% में बदलना है, और ये कब उपयोगी है, जब आंकड़ों में अधिक अंतर हो। अब इसमें हम एक खास बात देखेंगे, एक क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले तो, कि एक परिवार की मासिक आय 18,000 रुपए, एक परिवार है उसकी मासिक आय 18,000 रुपए, जो दिए गए चार्ट के अनुसार व्यय होती है। कैसे, आगे चार्ट दिया हुआ है कि 18,000 रुपए जो इस तरीके से इस चार्ट के अनुसार व्यय होती है। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये पूरा जो बता रहा है ये बोल रहा है कि पूरे इसकी मासिक आय कितनी, 18,000 रुपए, यानी कि उसने 18,000 रुपए को इस चार्ट में बदल दिया, 18,000 रुपए को इस चार्ट में बदल दिया। अब इस चार्ट में बताया 90 डिग्री तो वो कितना खर्च किस पे खर्च करता है, शिक्षा पे, है ना। 110 डिग्री किस पे करता है, शॉपिंग पे। 10 डिग्री किस पे करता है, अन्य पे। और 100 डिग्री किस पे करता है, भोजन पे। और एक क्या बचा है इसमें, एक इसमें बचा है 50 डिग्री, ये बचा है आपका मकान किराया। 50 डिग्री खर्च करता है मकान किराए पे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि शिक्षा पर कितना व्यय किया, उसने शिक्षा पर कितना व्यय किया है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो शिक्षा पर कितना व्यय किया है, आपको पता है शिक्षा पर व्यय किया है 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन 90 डिग्री को आपको रुपए में निकालना है कि 90 डिग्री बराबर कितने रुपए होंगे। हमें क्या करना है कि 90 डिग्री को रुपए में निकालना है कि रुपए में कितने होंगे, वही हमें पता है। पर डिग्री से रुपए में चेंज करना है, वही डिग्री ऊपर 90, भाग किसका देखना है, डिग्री से, डिग्री का ही भाग जाएगा, 360 डिग्री का भाग जाएगा 360। अब गुणा 100 नहीं करेंगे, गुणा क्यों 100 नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में मान दिया हुआ है 18,000, कि 18,000 रुपए में से निकालना है हमें, कि ऊपर 90 था नीचे 360 था, यहाँ तक तो ठीक है। अब गुणा किससे करना है, 18,000 रुपए का, कि 18,000 रुपए को जब कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट किसको कर रहे हैं, 18,000 रुपए को। जब प्रतिशत में कन्वर्ट कर रहे होते तब करना था 100, ठीक है। तो 90 डिग्री को कितने रुपए, 90 डिग्री का मतलब कितने रुपए, तो 90 बटा 360 इंटू 180। अब वही ऊपर एक जीरो है नीचे भी एक जीरो है, तो जीरो से जीरो गई, ठीक है। फिर ऊपर 9 है नीचे 36 है, तो 9 चौक 36, यहाँ पे 4 बार गया। फिर 4 से 18, 4 से जब 18 को काटेंगे, वही ऊपर तो है 18,000 और नीचे है 4, जब इस तरीके से काटेंगे तो 4 से 18 जब काटेंगे तो 4 चौक 16 बचा 2, 4 पंजे 20 और ये 4500 रुपए। इस तरीके से हमने क्या निकाला कि 90 डिग्री में क्या मान है। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि शिक्षा पर कितना व्यय किया, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि शिक्षा पर कितना व्यय किया, ऐसे चार्ट होता है। बस आप क्या चार्ट देख करके डर जाते हैं कि ये पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया। बस ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, सिर्फ आपको एक बार करना आना चाहिए। अब ये शिक्षा पर 90 डिग्री व्यय किया है, तो 90 डिग्री का मतलब हो गया 90 बटा 360 इंटू 18,000, 90 बटा 360 इंटू 18,000, और ये हो गया आपके पास में 4500 रुपए। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास में पूछ रहा है कि शिक्षा पर किया गया व्यय मकान किराए पर किए गए व्यय से कितना अधिक है। तो शिक्षा पर किया गया व्यय, ये तो आ गया हमारे पास में शिक्षा का, शिक्षा तो आ गया हमारे पास में ये। दूसरा आपसे पूछ रहा है मकान किराए पर, तो मकान किराए पर किए गए व्यय से कितना अधिक है। तो हम पहले निकाल लेंगे मकान किराए पर कितना व्यय कर रहा है, 50%। तो वही तरीका है, 50% 360 का भाग देना है, 50 बटा 360, और कितने में से निकालना है, 18,000 को कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए 18,000। वही आपके पास में एक जीरो से एक जीरो गई। अब यहाँ पे 36 से 18,000 को काटेंगे तो 36 पंजे 180 और 2 जीरो से 2 जीरो, फिर आगे 5 में 25 और 2500 रुपए। तो ये आपके पास में आ गया कि मकान किराए पर कितना व्यय है, 2500 रुपए। अब पूछे क्या है कि शिक्षा पर किया गया व्यय मकान किराए पर किए गए व्यय से कितना अधिक है। शिक्षा पर किया गया व्यय मकान किराए पर किए गए व्यय से कितना अधिक है, यानी कि 4500 2500 से कितना ज्यादा है। यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो 4500 2500 से कितना ज्यादा है, आपके पास आ जाएगा आंसर 2,000 रुपए, ठीक है। इस तरीके से आपको बस सीधे भाग करना है और गुणा करना है, आपके पास में आंसर आ जाएगा। इसका एक और तरीका हो सकता है, और वो कैसे हो सकता है, आप सीधे निकाल सकते हैं। उसने पूछा शिक्षा पर किया गया व्यय मकान किराए पर किए गए व्यय से कितना अधिक हो सकता है। तो यह आपको दो डाटा अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, आप सीधे देख सकते हैं कि शिक्षा पर 90% खर्च कर रहा है,
मकान किराए पर 50% खर्च कर रहा है, यानी कि 50 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री खर्च कर रहा है, यहाँ 50 डिग्री खर्च कर रहा है। डिग्री में कितना डिफरेंस है, यहाँ 50 है तो यहाँ 90 है, तो डिग्री डिग्री में डिफरेंस हो गया कितना, 90 माइनस 50, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस हो गया 40 डिग्री का। ठीक है, मैं शिक्षा पर 40 डिग्री ज्यादा व्यय कर रहा है, शिक्षा पर 40 डिग्री ज्यादा व्यय कर रहा है मकान किराए से, और क्वेश्चन भी ये पूछ रहा है मैं शिक्षा पर मकान किराए से कितना ज्यादा व्यय कर रहा है, तो सीधे आप मान निकाल लो 40 डिग्री का, तो ये हो जाएगा 40/360 इंटू 18,000। वही आप जब इसको काट देंगे वही आपके पास में हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 4×5=20, 2,000। सीधे भी आप इसको निकाल सकते, चाहे ये करो चाहे ये करो, आपको क्वेश्चन सही होना चाहिए, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप चाहे भाग देख करके करो, चाहे आप इस तरीके से भाग दो कि 9 का भाग 18 में किस तरीके से जाता है, चाहे इस तरीके से भी करोगे 9 दूनी 18 और आपका आंसर आ गया, आपने एक क्वेश्चन सही कर दिया, तो आपको कोई लगने के बाद में वहां पे जाकर के पढ़ाते हुए कोई नहीं पूछेगा कि बता तू इस क्वेश्चन को कैसे करके आया था। ठीक है, आपको रोक करके कोई भी वहां पे क्लास में जब आप फ्यूचर में कभी पढ़ा रहे होंगे तो ये नहीं पूछेगा, बस ये नौकरी लगनी चाहिए, और नौकरी लगने के लिए क्वेश्चन होना चाहिए, चाहे आप किसी भी तरीके से करें, क्वेश्चन करना आपके हाथ में। 3 घंटे जो आपके 1.5 घंटा होता है फर्स्ट पेपर का, वो 1.5 घंटे आपके खुद के, आपको बस क्वेश्चन होना चाहिए, किसी भी तरीके से हो, बेसिक से हो, रटके हो, सोल्व करके हो, क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। इसमें बिल्कुल भी शर्माने वाली बात नहीं है, जिसको कैलकुलेशन नहीं भी आती वो आराम से कैलकुलेशन कर सकता है, और इसी तरीके से हम बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन से करेंगे, और जब आप पूरी क्लासेस देख लेंगे आपको यकीन आ जाएगा कि आप खुद भी मैथ्स करने लायक हो चुके हैं। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों का निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निरूपण सर्वाधिक उपयुक्त है। अब पानी के अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, पानी का अलग अलग उपयोग घर में, मान लीजिए पानी पीने के लिए भी हो सकता है, नहाने के लिए भी हो सकता है, नहाने, कपड़े धोने, बर्तन धोने, सबके लिए अलग अलग हो सकता है उपयोग। तो अब उपयोग चिड़िया को पानी डालने के लिए भी हो सकता है। अब पीने के लिए मान लीजिए आपको 1 लीटर या 2 लीटर पानी चाहिए, पीने के लिए 2 लीटर चाहिए, नहाने के लिए आपको 10 लीटर चाहिए, बर्तन धोने के लिए मान लीजिए आपने बर्तन सुबह शाम दिन में 2-3 बार बर्तन धो रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास 50 लीटर चाहिए। अब यहाँ आप देख लीजिए डिफरेंस, डिफरेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया, और जब इस तरीके से डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है तब आप उसको आयत चित्र या दंडारेख पे प्रदर्शित नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या प्रदर्शित करना पड़ता है, पाई चार्ट। पाई चार्ट का उपयोग ये है कि जब आंकड़े बहुत दूर दूर के होते हैं तब आपको उसके लिए पाई चार्ट का उपयोग करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आंकड़े 2 लीटर 10 लीटर, आप इसमें ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में क्या होता है, जब दंड आलेख बनाते हैं तब आपको इस तरीके से प्रदर्शित करना पड़ता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 50 तो कहाँ तक चला जाएगा, इस तरीके से चला जाएगा। तो जब आप 2 लीटर प्रदर्शित करेंगे तब तो ये वाला दंड प्रदर्शित 2, फिर 10 करेंगे तब भी आप प्रदर्शित कर दिए ये 10, लेकिन 50 को यहाँ पे कैसे प्रदर्शित करेंगे, 50 यहाँ पे बाहर चला जाएगा। इसलिए इस तरीके के जब आंकड़े दूर दूर के होते हैं तब यहाँ पे दंड डाले कि आया चित्र उपयोगी नहीं होता, जबकि कौन सा होता है, पाई चार्ट। अब पाई चार्ट में तो क्या है, पाई चार्ट में तो इस तरीके से एक पाई चार्ट में आप अलग अलग बांट सकते हैं कि ये एक पाई चार्ट हो गया, इसमें मान लीजिए एक कोई चीज 50 दे रखी है, कोई 10 दे रखी है, कोई 2 दे रखी है, कोई 8 दे रखी है। आप इनके पूरे के टोटल को 360 में बांट देंगे, 360 डिग्री में आप इसको बता देंगे कि भाई ये तो देखो, ये तो पीने के लिए चाहिए, ये नहाने के लिए चाहिए, ये बर्तन धोने के लिए चाहिए, और ये और अन्य उपयोग के लिए चाहिए। इस तरीके से आप इसमें बांट सकते हैं पानी के अलग अलग उपयोग को। तो ये इसलिए आपके उपयोगी होता है पाई चार्ट। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा पाई चार्ट। और ये क्वेश्चन आपके पास में फर्स्ट ग्रेड 2022 में, फर्स्ट ग्रेड 2022 में ये क्वेश्चन आपके पास में पूछे जा चुका है। तो देख लीजिए आप फर्स्ट ग्रेड में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने बिल्कुल भी पेन का इस्तेमाल नहीं किया है, क्वेश्चन पढ़ा, आपको फैक्ट पता था, चाहे रटा हुआ हो चाहे समझा हुआ हो, कैसे भी आपको फैक्ट पता है, तो आप इसके सीधे से आप इसका आंसर लगा सकते हैं पाई चार्ट। और इसी तरीके से जो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसी के लिए जितने भी इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लेकर के आए, और उन्हीं क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे क्या क्या इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि निम्नलिखित से क्या द्वितीयक या गौण आंकड़ा है, क्या द्वितीयक या गौण आंकड़ों का स्रोत नहीं है, आपको ये बताना है कि कौन सा द्वितीयक आंकड़ों या गौण आंकड़ों का स्रोत नहीं है। अब पत्र पत्रिकाएं द्वितीयक आंकड़े होते हैं, पत्र पत्रिका में कोई आपके पास में कोई भी डाटा छपा हुआ है उसको आप उपयोग करते हैं तो सेकेंडरी डाटा होता है। फिर सरकारी प्रतिवेदन में कोई भी चीज दी हुई है तो भी सेकेंडरी डाटा होता है। व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया सर्वे, व्यक्ति कोई सर्वे स्वयं कर रहा है तो वो आपका सेकेंडरी नहीं होकर के ये क्या होगा, प्राइमरी, प्राथमिक, ये हो जाएगा प्राइमरी। और इंटरनेट से संग्रहित आंकड़े, इंटरनेट पर कोई आंकड़े दिए हुए हैं वो भी आपके क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। तो ये सब सेकेंडरी है द्वितीय के, और ये है आपका प्राथमिक। आंसर हो जाएगा ये। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है वर्ग निर्धारण की अपवर्जी विधि के लिए सही कथन क्या है। वर्ग निर्धारण की अपवर्जी विधि, वही अपवर्जी विधि या सतत विधि
या एक्सक्लूसिव, ठीक है। अपवर्जी विधि या सतत विधि। और इसको आगे देखेंगे कि अपवर्जी विधि में एक वर्ग के उच्च सीमा से दूसरे वर्ग की निम्न सीमा लगी होती है। सही कथन कौन सा ये बताना है। इसमें क्या है कि एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है, ठीक है। अपवर्जी विधि में एक वर्ग के बंटन का, भाई सही है ये बात। भाई जब हम देखते हैं कि 10 से 20, अगली क्या होती है 20 से 30, अगली क्या होती है 30 से 40, तो एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा से लगी हुई होती है। तो ये अपवर्जी विधि के उच्च सीमा निम्न सीमा से होती है, ठीक है। अपवर्जी विधि में एक वर्ग के बंटन का उच्च सीमा का मान अगले वर्ग में समाहित होता है। ये रहा, उच्च सीमा का मान अगले बंटन में समाहित होता है, ये भी बात सही है। फिर किसी वर्ग की उच्च सीमा का अंक उस वर्ग की में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, ये भी बात सही है। इसकी उच्च सीमा का अंक इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता, इसलिए यहां पर ये तीनों ही बात सही है और आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। इसमें कई चीज ऐसी है जो हम थ्योरी में कवर नहीं भी करेंगे, वो भी आपके पास में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में कवर हो जाएगी। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ रहे हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। ये मैं आपको क्वेश्चन से नहीं बता सकता कि आप मतलब मैथमेटिकल क्वेश्चन से नहीं बता सकता कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको इसी तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पढ़ने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन को भी आप थ्योरी की तरह आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। इसी तरीके से आपको ये भी एक तरह से थ्योरी ही मानिए, थ्योरी का ही पार्ट है ये क्वेश्चन भी। आगे देखेंगे वर्ग निर्धारण की वह विधि जिसमें प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा उसके अगले वर्ग की निम्न सीमा से भिन्न होती है। यहां पूछे भिन्न, उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा से भिन्न होती है। यहां पे जैसे कि 10 से 20, अगली क्या है 21 से 30, ये भिन्न हो गई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपके पास में समावेशी, समावेशी विधि, ठीक है। अपवर्जी में तो क्या होता है 10 से 20, 20 से 30, जबकि इसमें क्या होता है 10 से 20, 21 से 30 समावेशी, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट। आयत चित्र की सहायता से क्या ज्ञात किया जा सकता है। अब आयत चित्र की सहायता से हमें सीधे डायरेक्ट फैक्ट पता है कि आयत चित्र की सहायता से क्या किया जा सकता है, बहुलक, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको माध्य कितना ही पढ़ा दो, माध्य का बहुलक के आपको 100 क्वेश्चन करा दें, बहुलक के मैथमेटिकल क्वेश्चन करा दें, लेकिन जब तक आपने ये थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ा, मैथ्स वाले स्टूडेंट को स्पेशली खासकर बोल रहा हूं कि जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होते हैं वो इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा गलती करके आते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि आयत चित्र की सहायता से क्या ज्ञात किया जा सकता है। जब तक वो इस तरीके की थ्योरी नहीं पढ़ेंगे वो इनको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि आयत चित्र की सहायता से बहुलक ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। ये सीधे डायरेक्ट थ्योरी ही पढ़ने के क्वेश्चन होते हैं और ऐसे ही किया जा सकता है, समझने वाले क्वेश्चन होते हैं। आगे देखेंगे दिए गए आंकड़ों में से जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं। भाई जिसकी बारंबारता, ये भी हमें बाद का क्वेश्चन है, ये बहुलक का क्वेश्चन है, इसमें गलती से आ गया, इसका आंसर बहुलक होगा, बहुलक पढ़ेंगे तब पता लगेगा ये चीज। फिर आयत चित्र में आयतों की ऊंचाई उन वर्गों की क्या होती है। आयत चित्र में जितनी आयत की ऊंचाई है वो किसके बराबर होती है, बारंबारताओं के व्युत्क्रमानुपाती होती है, नहीं, बारंबारताओं के समानुपाती होती है, बिल्कुल सही, बारंबारताओं के समानुपाती होती है। आयत चित्र में आयतों की ऊंचाई क्या होती है, बारंबारताओं के समानुपाती होती है। आगे वर्ग अंतराल के समानुपाती, वर्ग अंतराल की व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग अंतराल से ऊंचाई का कोई संबंध नहीं है, वर्ग अंतराल से तो चौड़ाई का है। भाई यहां पे जो आएगा ना चौड़ाई आयत की, जैसे यहां पे इसकी चौड़ाई ये है, इसकी चौड़ाई ये है, इसकी चौड़ाई इतनी है, तो ये तो क्या है इसका वर्ग अंतराल। भाई 10 से 15, यहाँ 15 से 35, 35 से 42, तो ये तो हो गया आपका वर्ग अंतराल। जबकि ऊंचाई क्या थी इनकी, ऊंचाई थी इनकी बारंबारताओं के समानुपाती, जैसे कि ये बारंबारता आ रही है आपके पास में 100, ये बारंबारता आ रही है आपके पास 50, ये बारंबारता आ रही है आपके पास में 200, तो ये जो ऊंचाई थी ये बारंबारताओं के समानुपाती होती है। चलेंगे नेक्स्ट। किसी आयत चित्र में प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल निम्न में से किसके समानुपाती होती है। वही आपके पास में वही क्वेश्चन आ गया लगभग कि आयत का क्षेत्रफल किसके समानुपाती होता है। आयत का क्षेत्रफल संगत वर्ग के मध्यमान के, संगत वर्ग के वर्ग अंतराल के, संगत वर्ग की बारंबारता के, वही बारंबारता के समानुपाती होता है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट कि वर्गीकृत आंकड़ों को बराबर चौड़ाई, भिन्न ऊंचाई और बराबर दूरी पर स्थित स्तंभों द्वारा प्रदर्शित करने का तरीका कौन सा होता है। भाई वर्गीकृत आंकड़े, सबसे पहली बात तो वर्गीकृत आंकड़े उनकी बराबर चौड़ाई, चौड़ाई हमेशा बराबर रहे, ऊंचाई अलग अलग हो सकती है लेकिन दूरी उनके बीच में दूरी बराबर दूरी पर स्थित हो। ये आपको अच्छे से पता है कि उनकी चौड़ाई भी बराबर है, ऊंचाई उनकी अलग अलग है और उनके बीच में दूरी बराबर है। तो इस तरीके का जो ग्राफ होता है ये कौन सा होता है, अच्छे से पता है आपको, दंड चित्र या बार डायग्राम। भाई विड्थ बराबर हो गई,
हाइट अलग अलग हो सकती है और उनके बीच की दूरी जो बराबर है, चौड़ाई भी बराबर है और बीच की दूरी भी बराबर बराबर है, बीच की दूरी बराबर है। तो इस तरीके का आपके पास में हो जाएगा दंड चित्र। आंकड़ों को लेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की वह विधि जिसमें आंकड़े उन आयतों को प्रदर्शित किए जाते हैं जिनका आधार एक अक्ष हो, जिनके आधार बराबर चौड़ाई हो तथा दो आयतों के बीच में छोड़ा गया स्थान बराबर हो। ये क्या कहलाता है? ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या बोल रहा था? वर्गीकृत आंकड़ों को बराबर चौड़ाई तथा भिन्न ऊंचाई और बराबर दूरी पर स्थित स्तंभों द्वारा प्रदर्शित करने का तरीका। ये भी यही क्वेश्चन था, ये भी यही बोल रहा है, बस थोड़ी लैंग्वेज अलग है कि वह आयतों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, वो आयत ही होते हैं। इनको देखा जाए तो ये आयत ही है, आयताकार आकृति है। इन आयतों के द्वारा क्या प्रदर्शित कर रहा है? जिनका आधार तो एक अक्ष पे, ठीक है, इनका आधार एक अक्ष पे, इनका आधार बराबर चौड़ाई का है, चौड़ाई बराबर है तथा दो आयतों के बीच में छोड़ा गया रिक्त स्थान भी बराबर है। इनके मध्य जो स्थान है, स्पेस है, वो भी आपके पास बराबर है और चौड़ाई भी इनकी बराबर है। तो इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। वही आपका सेम क्वेश्चन है, स्तंभ ग्राफ, वही बार डायग्राम, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी गई है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, दंड चित्र में प्रत्येक दंड के बीच की दूरी क्या होती है? प्रत्येक दंड की बीच की दूरी बराबर होती है, ठीक है, पता ही है आपको। क्वेश्चन अब आप खुद कर पा रहे होंगे इस तरीके के क्वेश्चन। आयत चित्र क्या प्रदर्शित करता है? आयत चित्र असतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन को प्रदर्शित करता है, यह वर्गीकृत बारंबारता बंटन को प्रदर्शित करता है, यह सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन को प्रदर्शित करता है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन ऐसा कैसा थ्योरी में बताया गया है कि भाई ये किसको प्रदर्शित करता है, आपको अच्छे से पता होगा कि आयत चित्र क्या प्रदर्शित करता है। नहीं पता तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये क्वेश्चन सेल्फ आपको करना है, थ्योरी में ऐसा का ऐसा ये दिया हुआ है। इसी तरीके से एक बारंबारता बहुभुज बनाया जा सकता है। किससे बनाया जा सकता है? आयत चित्र बना करके, दंड आलेख बना करके, ये स्वतंत्र रूप से। अब देख लीजिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बारंबारता बहुभुज कैसे बनाया जा सकता है। अब आयत चित्र से तो मैंने आपको बना करके बता ही दिया कि आयत चित्र से बन सकता है, आयत चित्र में सटे हुए होते हैं। लेकिन जब दंड आलेख हो, इस तरीके से जब दंड आलेख हो, तो इनसे भी यहाँ पे आपके पास में बारंबारता बहुभुज बनाया जा सकता है। ये और ये इस तरीके से आपके पास में बारंबारता बहुभुज बनाया जा सकता है। तो दंड आलेख से बनाया जा सकता है और स्वतंत्र रूप से, यानी कि मुक्त हस्त द्वारा स्वतंत्र रूप से आपके पास में कोई पॉइंट दिए हुए हो कि एक पॉइंट आ रहा है आपका इस जगह पे, एक पॉइंट आ रहा है इस जगह पे, एक पॉइंट इस जगह पे, एक पॉइंट इस जगह पे, तब भी आपके पास में ये, इनको अगर आप मिलाएंगे तो भी आपके पास में बारंबारता बहुभुज बन सकता है। तो इस तरीके से बारंबारता बहुभुज तीनों से संभव है। अब ये एक तरह से थ्योरी का पार्ट है, ये क्वेश्चन नहीं मान के आपको एक तरह समझना है कि बारंबारता बहुभुज किस किस तरीके से बनाया जा सकता है। इसलिए मैंने बोला कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हम इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो मैक्स से मैक्स क्वेश्चन हम करते हुए चलेंगे, इसीलिए क्लासेस लंबी भी हो रही है और इसीलिए क्लासेस ज्यादा भी हो रही है। वरना 20 क्लासेस भी इसके लिए सफिशियंट थी जो मैंने पिछली बार करवाई थी। लेकिन अब की बार हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। आप इतना क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद में आपको कोई सी भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई सी गाइड देखने की जरूरत नहीं। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ओवरऑल 360 डिग्री अप्रोच, जो मैंने कहा था शुरुआत में, 360 डिग्री अप्रोच किस तरीके से आपको मिलेगी कि यहाँ पे आपको बुक भी मिलेगी, यहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेंगे और यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और आपको प्रूफ भी मिलेंगे। हर चीज का आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा कि सब कुछ इन क्वेश्चंस में, इन बुक में, नोट्स में जो हमारा कंटेंट है वो कंटेंट ही आपको सबसे आगे लेकर के जाएगा। जो इस तरीके से पढ़ रहा है वो आपको कहीं भी इधर उधर ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्हीं की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा एग्जाम में आप दूसरों से कितने आगे हो जाएंगे। आयत चित्रों के प्रत्येक आयत के उच्चतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमवार मिलाने से क्या बनता है? वही जैसे हमने अभी मिलाया था, आयत चित्रों के ऊपरी बिंदुओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से क्या बन रहा है हमारे पास में? बारंबारता बहुभुज। एक बारंबारता बहुभुज की रचना करने के लिए आलेखित करते हैं वर्ग अंतराल की बारंबारता। और अगर बारंबारता बहुभुज हम बना रहे हैं तो उसके लिए हम क्या आलेखित करते हैं? एक तो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल की बारंबारता, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है वर्ग का मध्यमान। ये देख लीजिए कि एक तो जैसे कि ये आयत से हम बना रहे थे, तो ये तो हमारे पास में इसका तो मान होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? इनका मध्यमान, इनका जो ऊपरी ऊपरी सीमा का जो मध्य बिंदु था, यही तो हमारे पास में होना चाहिए था, इससे तो हम बना रहे थे। तो ये हमारे पास में हो गया वर्ग का मध्य मान। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब बारंबारता बहुभुज को लेखा चित्र पर प्रदर्शित करने के लिए किसी वर्ग की बारंबारता के साथ निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? बारंबारता बहुभुज को लेखा चित्र पर जब प्रदर्शित किया जाता है तो किसी वर्ग की बारंबारता के साथ निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? वही वर्ग का मध्यमान, वही सेम क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन दो बार आ गया।
सेम सेम से क्वेश्चन है, 2 बार आ गया ये, वही वर्ग का मध्यमान। तो इस तरीके से आपके पास में यहाँ पर इस टॉपिक की जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो कवर हो चुके हैं। कि यहाँ पे आपको बस आज की क्लास में हमने क्या देखा उसके लिए आपका 1 मिनट में रिवीजन करवाता हूँ कि आज की क्लास में हमने देखा क्या है। सबसे पहले आंकड़े। आंकड़े क्या होते हैं? कोई भी डाटा जो मैथमेटिकल आंसर आपको मिलेगा, जिसमें प्राथमिक क्या होते हैं और द्वितीयक क्या होते हैं। प्राथमिक जो आदमी व्यक्ति जाकर के सेल्फ वो लेता है, सेल्फ आंकड़े लेता है, उसको बोलेंगे प्राथमिक आंकड़े। किसी से पूछ करके, किसी से अनुसूची भरवा करके, वो तो सब प्राथमिक आंकड़े। और द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं? जो पहले से आपके पास में दिए हुए हों, जो कहीं पर भी आपके पास में आंकड़े दिए हुए हो, जनगणना के आंकड़े दिए हुए हो या बजट के आंकड़े दिए हुए, उनका उपयोग करके कुछ और नोट्स बना रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो आपके हो जाएंगे द्वितीयक आंकड़े। दूसरी चीज हमने देखी आरोही क्रम अवरोही क्रम। आपको पता है परिसर क्या था? अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, और बारंबारता क्या थी? कितनी बार वो चीज आ रही है, रिपीट कितनी बार हो रही है, बारंबारता फ्रीक्वेंसी। ठीक है। उसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चन करे थे। फिर वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल किस किस तरीके के हो सकते हैं? कि सतत, अपवर्जी या एक्सक्लूसिव। जब यहाँ पे आपके पास में 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस तरीके से जब होंगे, ये हो जाएगा आपके पास में सतत। यानी कि जब ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा दोनों सेम सेम हो, तब तो जाएगा आपके पास में सतत। एक्सक्लूसिव। और जब ये अलग अलग हो, यानी कि 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 इस तरीके से हो, तब ये हो जाएगा असतत या समावेशी या इंक्लूसिव। दूसरा फिर हमने देखा खुली सीमा वाले वर्ग, जैसे कि 10 से कम आयु वाले या 50 से ज्यादा आयु वाले वर्ग। फिर उसके बाद में हम आ गए थे आंकड़ों का ग्राफिकल निरूपण। ठीक है। अब ग्राफिकल निरूपण किस किस तरीके से हो सकता है? दंडालेख, जिसमें बार डायग्राम था। बार डायग्राम जिनकी ऊंचाई वेरिएबल होती है, उसके अलावा उनकी मध्य की जो बिंदु की मध्य जो बीच में डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, और उनकी जो चौड़ाई होती है वो भी हमेशा सेम रहती है। ये हो गया आपके पास दंडालेख। ये 3-4 तरीके के हमने देखे थे। सरल, बहुगुणी। बहुगुणी में जब 3-4 एक साथ थे, ये आप देखते हुए चलिए। ये तो था सरल दंडालेख। चौड़ाई समान, मध्य की दूरी समान, और ऊंचाई उनके चरों पर निर्भर। ये था आपका सरल दंड आलेख। ये देख लीजिए सरल दंडालेख 3D में आपके पास में इमेज है। उसके बाद में था बहुगुणी दंडालेख। ये इधर देखिए, बहुगुणी दंडालेख जब 3-4 मान अलग अलग के अलग अलग बार अलग अलग चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं, तभी हो गया बहुगुणी दंडालेख। और इसी तरीके से था अंतर्विभक्त दंडालेख। जब एक ही दंड पर बीच में से डिवाइड कर करके अलग अलग बातों को अलग अलग चीज से प्रदर्शित किया जाए कि ये क्या चीज है और ये क्या चीज है, तभी हो गया अंतर्विभक्त। उसमें ही विभक्त कर दिया जाए, अंतर्विभक्त। इसके बाद में था आयत चित्र। आयत चित्र किस तरीके से हो सकता है? जब आयत की चौड़ाई वर्ग अंतराल के बराबर होती है। और इससे क्या है, इसकी खास बात है कि आयत चित्र से बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। इसकी एक और खास बात है कि आयत की चौड़ाई वेरिएबल हो सकती है, मतलब आयत की चौड़ाई चेंज हो सकती है, कि चौड़ाई अलग अलग होगी। किस पे आधार पर? जितना उसका वर्ग अंतराल होगा उतनी ही उसकी चौड़ाई होगी, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। चौथी चीज इसमें क्या थी कि ये चिपक्के होते हैं, सारी चीजें एक साथ जुड़ी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये बनाए जाते हैं सतत अपवर्जी श्रेणी को प्रदर्शित करने के लिए। सतत या अपवर्जी श्रेणी कैसे होती है? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो उस तरीके की जो सतत रूप से चल रही है, उनको प्रदर्शित करने के लिए आयत चित्र बनाए जाते हैं। इसलिए इसमें जो आपके पास में आयत बने हुए होते हैं वो एकदम सटे हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं, और इनके मध्य भी दरार भी संभव है। ये हो गया आपके पास में आयत चित्र। और आयत चित्र से हमने बहुभुज भी बनाना देख लिया था। फिर ये त्वरण वक्र, से कम और से अधिक वाला त्वरण वक्र, ये हम नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। ओजाई वक्र, या आगे और क्या था इसमें? बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज, इस तरीके से बारंबारता बहुभुज बना लेंगे। और ये कुछ और चित्र थे। ये था आपके पास में पाई चार्ट। पाई चार्ट एक वृत्ताकार 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री को आप परसेंटेज में जब डिवाइड कर लेंगे, तब आपके पास में ये पाई चार्ट हो जाएगा। उसके बाद में इसको डिग्री को परसेंटेज में, परसेंटेज को डिग्री में चेंज करना आपको अच्छे से आ गया होगा। इसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चंस थे, और उम्मीद है आपको ये 3D डायग्राम की मदद से आपको ये जो ग्राफिकल निरूपण है ये बहुत अच्छे से समझ में आ पा रहा होगा। इससे आपको समझ में आ रहा है कि इस बोर्ड का जो ये हम यहाँ पे देख कर रहे हैं, इस बोर्ड का उपयोग क्या है। इस बोर्ड का उपयोग ये है कि आप इस तरीके से इमेज लाइव देख करके इस चीज को समझ सकें। मैथ्स में भी इस तरीके से डायग्राम्स का उपयोग कर सकते हैं, और ये इस बोर्ड के कारण ही संभव हो पा रहा है। वरना मैं एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे लिख करके फिर आपको वहां पे सोल्व करवाता रहूं, ये आपको बहुत पुराना मेथड है। ऐसे जब मेथड क्या होते हैं कि चेंज होते जाते हैं ना, टाइम टू टाइम परिवर्तन आता है, और परिवर्तन में समय लगता है। जब पुराने प्राचीन पद्धति में पढ़ा जाता, तब कैसे पढ़ते थे कि गुरु पढ़ाता था और बच्चे उसको सुन करके शिक्षा ग्रहण करते थे, विद्यार्थी सुन करके शिक्षा ग्रहण करते थे, उस तरीके से वो बहुत पहले। उसके बाद में लिखने की पद्धति आई, वो पत्तों पे लिखना शुरू करे। थोड़े टाइम बाद में कागज का आविष्कार हुआ, फिर स्लेट या कागज का आविष्कार हुआ। पहले मिट्टी में भी लिखा जाता था। कागज के बाद में फिर कंप्यूटर का जमाना आया। कंप्यूटर के जमाने के बाद में ये वाला जो आया ना आजकल, अब इसमें क्या है कि सीधे का सीधा आपके पास में यहाँ पे दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, सिर्फ आपको समझना है, और जो क्वेश्चन करने हैं वो आपको कॉपी में करने हैं। यह है उपयोग डिजिटल बोर्ड का। अब डिजिटल बोर्ड में क्वेश्चन अपने आप आ रहे हैं, मेरे को एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिखना नहीं है,
आपको मैं सिर्फ सॉल्यूशन करवाऊंगा, क्वेश्चन यहाँ से पहले वो आ जाएंगे, और आप चाहो तो इसकी प्रिंट भी निकलवा सकते हो, क्वेश्चन आपके पास में ऐसे कैसे या पीडीएफ बगल में दे दी जाएगी। और इसके साथ में आगे इसका तो हो गया कंप्लीट, और चलते हैं नेक्स्ट। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, क्वेश्चंस के साथ में उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और इसी तरीके से आप जुड़े रहिए प्रोग्रेशन एकेडमी के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।